अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, वेलकम टू जियो पाकिस्तान। अच्छा छोड़ दें सब कुछ, जो बात हमने नहीं करनी वो हम करने लगे हैं। हम शुरू ही कर देते हैं उससे। शुरू में ही कहा है कि बहुत ज्यादा शायद मैच की बात नहीं करनी, क्योंकि दिल भी थोड़ा सा उदास है और बात करने के लिए कुछ है भी नहीं। टू बी ऑनेस्ट, बात करने के लिए क्या हम बात करें, हमारा कोई शोबा नहीं चल सका। हम तमाम शोबों में फील्डिंग, बैटिंग, बॉलिंग में नाकाम रहे हैं। हमारी सिलेक्शन पर बहुत ज़्यादा सवालात उठ रहे हैं, हमारी कप्तानी पर बहुत ज़्यादा सवालात उठ रहे हैं। फिर पहली 2 विकेटें जब हमारी गिरती हैं तो उसके बाद हमारे जो कंधे झुकते हैं वो हम कभी सीधे खड़े ही नहीं हो पाते। और ये सारी सब कुछ छोड़ दें, अगर इतनी बातें हो रही हैं तो हमारी फील्डिंग पे भी एक ज़रा गौर होना चाहिए कि हम कैच कर ही नहीं सकते। मतलब कल इट बिकेम अ जोक। 2 बार बाबर से ड्रॉप हुआ, तीसरी बार अब मुझे याद भी नहीं है किससे, क्योंकि तब तक तो मैं बिल्कुल ही पता है क्या इंटरेस्ट लूज हो गया था ना इन द मिडल ऑफ द मैच ही हमारा इतना बड़ा टोटल, और उसके बाद बकवास तरीन हमारी जो है वो फील्डिंग, और उसके बाद आपको पता ही है हमारी बैटिंग का क्या हशर हुआ। हमारा टॉप और ऑर्डर नाकाम हो जाए तो मतलब हम तवक्कुआत छोड़ ही देते हैं। ठीक है, शान मसूद ने 50 बना ली, लेकिन मतलब वो शान मसूद की 50 थी, तो दैट 50 वुड गो टू हिज क्रेडिट। अदरवाइज एक मर्तबा फिर नाकाम रहे परफॉर्म करने में। मतलब अब लिटरली वी हैव लॉस्ट काउंट ऑफ how many innings he has not been able to perform. And the tragedy is कि जो चीज़ें point out हो रही होती हैं, the things that are not working out, instead कि उन पे काम हो, they are still not working out. तो लिहाजा मिडिल ऑर्डर की जो बात करते हैं, बाकी आप हर एवेन्यू से देखें, इवन द प्लेयर्स, किसको आना चाहिए किसको नहीं आना चाहिए। ये अलार्मिंग सिचुएशन अब इसलिए बन गई है बिकॉज वर्ल्ड कप सर पे आ गया है, और दिस वाज अ बिट ऑफ ए टेस्ट सिनारियो। ये इंग्लैंड पाकिस्तान सीरीज़ जो थी, और एंड वी लॉस्ट, मतलब वी लॉस्ट स्पेक्टेक्युलरली, जिसको कहते हैं ना कि जिसमें बड़ा ही इवन हो गया और फिर स्पेक्टेक्युलर। सो कंडोलेंसेस। वैसे तो लाहौरियों ने एंजॉय किया, लेकिन फिर भी आप लोगों को डिज़र्व करते थे अहलियाने लाहौर के एक ज़बरदस्त विक्ट्री पाकिस्तान के हिस्से में ज़रूर आती, वो नहीं आ सकी और ये सीरीज़ यूँ इंग्लैंड के नाम रही है। लेकिन भाई स्टेडियम में मौजूद हमारे बहन भाइयों, हमारे दोस्तों, इस तरह नारे वारेबाजी ना किया कीजिए, क्योंकि इससे फिर पाकिस्तान का कोई बहुत अच्छा इमेज नहीं जाता। खुशदिल शाह को देखकर आपको पता है फिर नारे लग रहे थे। मैसेज तो चला गया जो देना चाहते थे लोग, लेकिन it is not the only in good taste. winner I would say in this entire situation was cricket itself. मतलब इंग्लैंड का 17 साल बाद पाकिस्तान वापस आना, पाकिस्तानियों का स्टेडियम भर देना, मतलब कि वो हम जीत रहे हैं कि हार रहे हैं, डिड नॉट मैटर। सारी दुनिया पहुंची हुई है और सारी दुनिया इंजॉय कर रही है और इनकरेज कर रही है कि ऑफ कोर्स ऐसे टूर्नामेंट्स तो मैं कहती हूँ हर महीने कुछ ना कुछ होना चाहिए। सो इट वाज विक्ट्री फॉर क्रिकेट इटसेल्फ, जो कि एक अगर आप कोई चीज़ अगर आपके दिल को इस वक्त तसल्ली दे सकती है तो लेट इट बी दिस। अंदर वक्त हमारे साथ हैं अब्दुल माजिद भट्टी साहब हमारे साथ हैं। क्या पहले उनसे खानों की बात करेंगे? नहीं, मेरा ख्याल है कि हम क्रिकेट की पहले बात कर लेते हैं। भट्टी साहब, टू बी ऑनेस्ट हमारा मैच में तो कल इंटरेस्ट लूज हो गया था। अस्सलाम वालेकुम सकू, अस्सलाम वालेकुम भट्टी साहब, आप दोनों को हम खुशामदीद कहेंगे। हमारा मैच में तो इंटरेस्ट लूज हो गया था, उसके बाद हम ये खानों शानों पे आ गए, लेकिन हम आप से दोबारा से मैच पे डिस्कशन करना चाहेंगे। भट्टी साहब बताइएगा, 3-4 से हम ये सीरीज़ हार गए हैं, 4 मैचेस इंग्लैंड ने जीते, 3 हमने जीते, तो मैं कहता हूँ बिल्कुल ही डिस ना करें ना। ठीक है, हम हारे भी हैं लेकिन हम बाज़ मैचेस जीते भी हैं, तो जितनी मायूस हुई भी है इस वक्त कौम या स्पेक्टेटर या शायकीन, मतलब ये ठीक है, इतनी मायूसी बनती है। जस्ट पॉइंट आउट का हम सीरीज में बर्तरी हासिल करने के बाद हारे हैं, हाँ। तो वी वर ऑलराइट फॉर अ व्हाइल। तो हम क्या इतने ही मायूस हों जितना इस वक्त हम मायूस हुए हैं? देखें अब्दुल्ला, क्रिकेट तो पाकिस्तान ने अच्छी खेली, पाकिस्तान अच्छा होस्ट बना, इंग्लैंड ने पाकिस्तान की मेज़बानी की तारीफ की, लेकिन अगर आपको याद हो एशिया कप से जिस चीज़ की निशानदेही फॉर्मर क्रिकेटर्स कर रहे थे, जो एक्सपर्ट्स थे वो कर रहे थे, वो थी पाकिस्तान की मिडिल ऑर्डर बैटिंग। कल फील्डिंग भी ख़राब रही, बॉलिंग भी हमने बहुत बुरी की, लेकिन मिडिल ऑर्डर बैटिंग के मसाइल जो थे इस पूरी सीरीज़ में आप देखें वहीं के वहीं मसाइल मौजूद हैं। पूरी पाकिस्तान की जो बैटिंग थी वो बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान पर बेस कर रही थी। मैंने थोड़े से आपके लिए आदाद शुमार निकाले कि मोहम्मद रिजवान ने 6 मैचेस में 316 रन बनाए, बाबर आजम ने 285 बनाए, शान मसूद ने 156 रन बनाए जिनमें 2 50 थे, लेकिन दोनों 50 में पाकिस्तान की टीम मैच हार गई। अब जहां मसला शुरू हो रहा है
वो पाकिस्तान की जो मिडिल ऑर्डर बैटिंग है, जिसको ना सकलैन मानने के लिए तैयार हैं, ना बाबर आजम मानने के लिए तैयार हैं। खुशदिल शाह ने 63 रन बनाए, इफ्तिखार अहमद ने 7 मैचों में 99 रन बनाए। आसिफ अली जो छक्के मारने के लिए मशहूर है, एक आध छक्का मारते हैं और उसके बाद दगा दे जाते हैं, उन्होंने 34 रन बनाए। हैदर अली पाकिस्तान के एक और यंगस्टर, उन्होंने 36 रन बनाए। मेरा ख्याल में मिडिल ऑर्डर बैटिंग में जब तक हमें कोई पक्के और ऐसे बैट्समैन नहीं हम लाएंगे जो पाकिस्तान को मैच फिनिश करके दें, तो अगले किसी और प्रोग्राम में हम दोबारा बैठकर टीम का पोस्टमार्टम कर रहे होंगे। मेरा ख्याल में हकायक मानने के लिए टीम मैनेजमेंट तैयार नहीं है, यही पाकिस्तान की गलती है। इस मिडिल ऑर्डर के साथ विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, अल्लाह हम ऑस्ट्रेलिया में कोई हम तीर नहीं मार सकते, बट लेट्स जस्ट होप एंड प्रे कि कोई तीर मार लें। लेकिन ऑप्शंस भी तो क्या है ना। एग्जैक्टली सिकंदर, ऑप्शंस भी बताएं। और दूसरा मतलब जो हो रहा है इस वक्त, जो हमने देखा है, मतलब आप इसमें बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग किसी एवेन्यू में देख लें, हमारी टीम अप टू द मार्क नहीं नजर आ रही है। एंड वी हैव टू से इट हाउ इट इज। तो ये क्या चेंजेस हम ला सकते हैं? हम इनफैक्ट ओवरऑलिंग कहाँ से शुरू करें? देखिए, अभी तो कोई चेंजेस लाने की आपको जरूरत ही नहीं है, इसलिए कि वर्ल्ड कप अब शुरू होने वाला है और सब चलेगी ये टीम, को तो आप भूल जाएं आप, ठीक है ना। अब इसी से आप गुजारा करें जो कि ये गलत। एक्चुअली पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सेलेक्टर्स और उनके जो कोचेज हैं, उन पर एक गलत फहमी है, जैसे अभी भट्टी साहब कह रहे थे कि भाई ये सबसे अच्छे लड़के हैं। मुझे हैरत है कि अगर यही सबसे अच्छे लड़के हैं तो पाकिस्तान टीम के लिए तो मैं दुआई मांग सकता हूँ और कुछ नहीं मांग सकता। कि अगर हमारी क्रिकेट का स्ट्रक्चर इतना गंदा हो गया है, इतना ख़राब हो गया है कि यही लड़के अब रह गए, तो फिर तो क्या कह सकते हैं। अब जो कुछ भी होना है ना, जो वर्ल्ड कप के बाद होना है, अब वर्ल्ड कप में यही लड़कों को जाना चाहिए। अब इससे अंदाजा लगाएं, मुझे 14 अगस्त का दिन याद है, यहाँ पे रेंजर्स ने एक मैच कराया था, तो कुछ बच्चे फैन मेरे इर्द गिर्द आ गए, तो कुछ बातें होने लगी, तो उन्होंने बताया कि आज 8वां महीना है, पाकिस्तान ने एक T20 खेला। तो उसके बाद जितनी भी सीरीज़ खेली, मुझे अब पूरी सीरीज़ याद नहीं आ रही कि ऑस्ट्रेलिया की हमने सीरीज़ खेली और जिनसे भी खेली है, तो सिर्फ एक मैच खेला था। उसके बाद एशिया कप शुरू हुआ और नीदरलैंड की सीरीज़ आई, एशिया कप हुआ, फिर अब वर्ल्ड कप आ रहा है। यानी कि हमने, और ये 7 मैच ये खेले, हमने तैयारी ही नहीं की। हमें पहले से ही इन लड़कों को आजमा लेना चाहिए था कि भाई इस काबिल है कि नहीं है, मगर इसलिए कि हमें गलतफहमी थी कि वो आसिफ, मुझे कब से मैं 1-2 साल गुजर गए, मैं कह रहा हूँ कि मुझे कोई एक लॉजिक बता दे कि आसिफ को कौन बैट्समैन मानता है। वो एक छक्के मारने वाला प्लेयर को आप बैट्समैन कहते हैं कि जी वो 2 छक्के आके मार लेगा, मैच जीत जाएंगे, ये क्रिकेट नहीं होती। वैसे भी क्रिकेट में अब अप्रोच चेंज हो रही है, छक्कों से ज़्यादा अब चौकों की इंपॉर्टेंस बढ़ गई है लिटरली, और रन्स का बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है और रिस्क का कितना बड़ा फ़र्क है। सिकू, आपसे बात शुरू करेंगे और फिर अब्दुल माजिद भट्टी साहब आपसे भी जानेंगे। हमने देख ली जो सूरत हाल हमारे सामने रही है, लेकिन एट द सेम टाइम हम लड़के तो यही हैं हमारे पास, हमारी अप्रोच तो शायद हम बेहतर कर सकते हैं। ऑन द कॉन्ट्ररी, हमने इंग्लिश टीम की अप्रोच देखी कि जिस ओवर में उनकी विकेट भी गिरती थी ना, तो वो 12 रन खींच लेते थे उस ओवर में। मतलब विकेटें गिर रही थी, कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। हम कहते हैं कि हमने 140-50 बना के क्या तीर मार लिया, हमें कोशिश करते हुए 70 पे भी सारे आउट हो जाते, तो हारना तो तब भी था। हमारी अप्रोच कैसे बदलेगी है? मतलब हम पावर प्ले भी ऐसे खेल रहे होते हैं जैसे आजकल दुनिया वनडे भी नहीं खेलती है। देखिए, मैं अगर ये बात करता हूँ तो लोग कहते हैं कि आप जो है नंबर 1 प्लेयर को क्रिटिसाइज करें, यानी कि रिजवान को क्रिटिसाइज करें। आप मुझे बताएं कि एशिया कप का फाइनल मैं कैसे भूलूंगा? आप लोग कैसे भूल जाएंगे? पाकिस्तान कैसे भूलेगा? सबसे आसान टाइटल था ये एशिया कप जीतने का, जिसमें भारत को भी आपने बाहर निकाल दिया था, फिर भी आप हार गए। यानी कि उसके बावजूद कि भारत को आपने बाहर निकाल के फेंक दिया था, उसके बावजूद भी आप टाइटल नहीं जीत सके। कि रिजवान वहाँ पे बैटिंग कर रहे थे, 8 रन की एवरेज चाहिए थी, आउट होकर आए 16 ओवर में, 18 की एवरेज करके चले आए। 16 ओवर भी खेल लिए, 18 की एवरेज कर लिए। हर इनिंग आप उठा के देख लें, मैंने डेटा निकाला हुआ है, मैं बाद में किसी दिन तफसील से बता दूंगा कि जिस मैच में भी वो लंबा खेलते हैं, सिवाय एक मैच के, ये सारे मैच में तकरीबन 12, 13, 14 मैच में एक मैच में उन्होंने 200 करके पहली पार्टनरशिप में पूरे वर्ल्ड रिकॉर्ड करके, मैं टोटली एग्री, बहुत बड़ी परफॉर्मेंस, बहुत बड़ी परफॉर्मेंस। मगर बाकी मैचेस में क्या किया, जहाँ वो लंबे ओवर खेलते हैं, जहाँ वो 14, 15, 16 ओवर खेल जाते हैं, वहाँ एवरेज वही 7 के 7, 8 की 8, ऐसे थोड़ी होता है भाई। आप अच्छा चलें, वो तो नंबर 1 है सिकू, बाकी भी तो मतलब वो तो कुछ, बाकी तो कोई कुछ कर ही नहीं रहा है। नहीं, बाकियों को तो आप छोड़ देना, वो तो खाते में ही नहीं आते। नंबर 1 और नंबर 2 जो है बस वही हंसते मुस्कुराते रहते हैं कि जैसे कि उनके हंसने मुस्कुराने से हम टाइटल लोग खुश हो जाएंगे। उनके हंसना मुस्कुराना नहीं, उन्होंने क्रिकेट प्रॉपर खेलनी है। आप बिल्कुल सही कह रहे हो। कल आप देखो कि इंग्लैंड ने कितने आराम से 10 का एवरेज लेके निकले हैं और 10 का एवरेज आखिरी ओवर तक उन्होंने मेंटेन किया है।
ये होती है क्रिकेट। श्रीलंका को देखें जिन्होंने हमें वर्ल्ड कप के फाइनल में हराया, उन्होंने भी वही एवरेज लेके इनके 5। जी भट्टी साहब, इस पे आप भी रोशनी डालें। क्रिकेट सिकंदर, ये तो चले समझ आ गई। भट्टी साहब, तो फिर प्रॉब्लम क्या है हमें? मतलब क्या टेम्परामेंटली हम लोग ऑफ हैं, अंडर प्रेशर आ जाते हैं? जब हमने 210 कल का ही अगर हम टारगेट देख लिया तो हमने गिव अप कर दिया। मतलब आप इसको एक्सप्लेन किस तरह करेंगे कि हुआ क्या था? देखिए हुमा, हम जिस ब्रांड की क्रिकेट खेल रहे हैं ना, दुनिया की दूसरी टीमें T20 अब बिल्कुल एक डिफरेंट बॉल गेम है। एशिया कप का फाइनल जब दुबई में पाकिस्तान हारा तो मैंने यही सवाल जब सकलैन मुश्ताक से किया तो वो नाराज हो गए। उन्होंने कहा कि आप क्या बात कर रहे हैं, इसी ब्रांड के साथ हमने दुनिया की बड़ी बड़ी टीमों को हराया है। देखें, कभी कभार तो आप हरा सकते हैं। अब इंग्लैंड ने क्या किया, इंग्लैंड के जो टेस्ट मैचेस के कोच हैं वो हैं ब्रेंडन मैकलम। इस वाइट बॉल टीम के जो कोच इंग्लैंड ने रिसेंटली, जो ऑस्ट्रेलिया की विमेंस टीम के जो 5 साल कोच थे मैथ्यू मॉट, उनको लेकर आए इंग्लैंड वाले। देखें, उस कोच ने इंग्लैंड की सोच तब्दील कर दी। तो मेरे ख्याल में सकलैन मुश्ताक को उनकी पाकिस्तान के लिए बड़ी सर्विसेज हैं। आप टेस्ट मैच में कोच रखें। वाइट बॉल में अब हमें कोच और सोच दोनों तब्दील करना पड़ेगी, क्योंकि चौकों के साथ हम जीत सकते हैं, लेकिन जो हम डॉट बॉल्स खेलते हैं ना, डॉट बॉल्स और एक छक्का मार के विकेट गंवा देना, मेरे ख्याल में ये क्रिकेट अब दुनिया में खेली नहीं जाती। अब इंग्लैंड को देख लें, कल ऊपर से पावर प्ले में जब उनके 2 बैट्समैन आउट हुए तो फिर डेविड मलान ने जिस तरह इनिंग्स को फिनिश किया है। और बल्कि मैं आपको इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊं कि इंग्लैंड के 5 प्लेयर इस टीम के वो हैं जो वर्ल्ड कप की टीम में नहीं है, लेकिन उनके पास क्या जबरदस्त टैलेंट है। टैलेंट हमारे पास भी है, लेकिन हमारे पास वो आंख नहीं है जो इस टैलेंट को तलाश करे। हमारे सर्किट में जाएं, कोचेस जाके देखें कि कौन से अच्छे प्लेयर्स हमारे पास मौजूद हैं। और आबादी का तनासुब देख लें तो हमारे पास तो उनसे ट्रिपल टैलेंट होना चाहिए था। जी सिकू भाई, मैं ये कह रहा था, अभी देखें उन्होंने कहा ना कि उनके पास बैकअप मौजूद है, टैलेंट मौजूद है, कि 6 लड़के तो वो है ही नहीं कि जो कि वर्ल्ड कप खेल रहे हैं, मगर उनमें टैलेंट है। उनके यहाँ 18 टीमें खेलती हैं काउंटी क्रिकेट, 18 टीमें, और उनकी आबादी है 6 करोड़ पे 6 करोड़ की है, 7 करोड़ की आबादी है। हमारी 25 करोड़ की आबादी है, 3 गुना ज्यादा है। और हमारे एक साहब ने ख्वाब देख के ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट लाके 6 टीमें कर दी हैं। यानी कि हमें यूनिवर्सिटियां बढ़ाने के बजाय हमने और कम कर दी है कि भाई लोग ज्यादा अच्छी क्रिकेट ना खेलें। यार कौन सी लॉजिक है? राइट, अच्छा, we still have to look forward। उनको चाहिए यू टर्न मारे, कहें कि ये गलत है, दोबारा हम उस क्रिकेट के ऊपर आते हैं जहाँ पे ज्यादा क्रिकेट होती थी, ज्यादा लड़के मिलते थे। अब तो लड़के ही नहीं आपके पास, कहाँ से लाएंगे आप? अच्छा, हाउ डू वी गो फॉरवर्ड सिकंदर? अभी फॉरवर्ड मतलब टीम तो पहुंच गई है, न्यूजीलैंड के लिए रवाना हो गई है, और आपको पता है वहाँ ट्राई सीरीज है पाकिस्तान बांग्लादेश और न्यूजीलैंड की। अब इस मूड में गए हैं और यहाँ एक बहुत ही डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस के बाद वो न्यूजीलैंड पहुँच गए हैं। बहुत बड़े वहाँ भी मैचेस हैं, 7 से स्टार्ट हो रहे हैं। क्या हमारा टेम्परामेंटली मतलब कहाँ से दोबारा शुरू करें, ये चलें ये बताएं। देखिए, इफ्तिखार तो कह रहे हैं कि जो ऑस्ट्रेलिया जाएंगे वहाँ की विकेटें बहुत रन बनाने के लिए बेहतरीन होती हैं, वहाँ रन बनाएंगे। चलें जी, इफ्तिखार साहब को ये मैंने उस दिन परसों सुन रहा था उनका इंटरव्यू, कहीं ये कह रहे थे कि ऑस्ट्रेलिया की विकेटों पे रन बनाना आसान होती है, देख लेते हैं वहाँ जाके क्या करेंगे। वहाँ तो ग्राउंड और भी बड़े होते हैं। तो आप लोगों से तो मैं सिर्फ ये कहूँगा कि इतनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस ना रखें कि ये टीम जो है बहुत कुछ करके आएगी, ऐसी कोई ना रखें। बस ये वर्ल्ड कप को गुजरने दें और उसके बाद बहुत बड़ी चेंजेस लेके आनी है। जो क्रिकेट हमने बिल्कुल उल्टी कर दी है, उसको दोबारा सीधी करनी है। अदरवाइज आपकी क्रिकेट नीचे चलती चली जाएगी। और वो जो भी बात सकलैन मुश्ताक वाला की कर रहे थे, मैं आपको ये बता दूं कि कोई भी इन कोचेस की बात नहीं सुनता। ये सिर्फ नौकरियां करते हैं, अपनी तनख्वाहें लेते हैं, इनकी कोई बात नहीं सुनता। क्रिकेट चलाता है बाबर, रिजवान और शादाब, ये 3 लड़के मिलके चलाते हैं। इनकी मर्जी से तो फिर इनका बाकी जो सीनियर लोग हैं उनका तजर्बा है। वैसे हमें मतलब चलें, ये आपका तज्जिया हो सकता है सिकू, अब होपफुली ऐसा ना हो। साहब से पूछें कि टीम मैनेजमेंट का भी ऑब्वियसली बीच में कोई किरदार होना चाहिए। भट्टी साहब, हम इंडिया साउथ अफ्रीका की बात कर रहे हैं, कल 210, वहाँ 237, 232 की बात कर रहे हैं, 221 की बात कर रहे हैं। मतलब आगे के लिए हमारे बड़े चैलेंजेस हैं, लेकिन एट द सेम टाइम हम खुशदिल शाह, आपको पता ही है कल एक इंसिडेंट भी हुआ, हम खैर उसको डिस्करेज ही करेंगे। कोई नारेबाजी किसी भी खिलाड़ी के खिलाफ नहीं होनी चाहिए, इससे सर्टनली मोराल भी डाउन होता है, ओवरऑल टीम की परफॉर्मेंस भी मुतासर हो सकती है। लेकिन क्या कोई ऐसी इत्तलात हैं कि खुशदिल को प्रॉबेबली रिप्लेस किया जा सकता है शायद फ़खर ज़मान से? और शाहीन की रिहैब के हवाले से क्या अपडेट्स हैं आपके पास?
देखें, अभी तो पाकिस्तान के पास 15 तारीख है। अगर 15 तारीख तक पाकिस्तान की मैनेजमेंट चाहेगी तो टीम चेंज कर सकती है। जो वर्ल्ड कप की टीम है उसमें फ़खर जमान भी मौजूद हैं, शाहीन शाह अफरीदी भी मौजूद हैं और नसीम शाह भी मौजूद है। लेकिन मसला है कि कितनी जल्दी फिट हो जाते हैं। बल्कि कल रात तो शादाब खान को भी हैमस्ट्रिंग इंजरी हो गई और वो इंजरी के साथ ही फ्लाइट में बैठे और चले गए। जो मुझे चीफ सिलेक्टर मोहम्मद वसीम ने बताया, उन्होंने कहा कि अभी तो हल्की रफ्तार और छोटे रनअप के साथ शाहीन शाह अफरीदी बॉलिंग कर रहे हैं, लेकिन 2-3 दिन में शाहीन शाह अफरीदी पूरे रनअप के साथ और अपनी फुल स्पीड के साथ बॉलिंग करेंगे। पाकिस्तान ने एक बॉलिंग कोच है उमर रशीद, उनको भी इंग्लैंड भेजा हुआ है ताकि वो शाहीन के साथ काम करें, फ़खर के साथ काम करें। देखें, अब बहुत ज़्यादा हमारे पास तब्दीली की गुंजाइश नहीं है। शोएब मलिक का लोग नाम ले रहे हैं, लेकिन अब अगर शोएब मलिक को भी टीम में डाला तो मेरा ख्याल में शायद वो भी कुछ ना कर सकें। लेकिन अब पाकिस्तान को वो कहते ना कि डूबते को तिनके का सहारा, तो इसी टीम से उम्मीदें बांधनी चाहिए। शाहीन शाह अफरीदी अल्लाह करे कि मुकम्मल फिट हो जाएं, नसीम शाह फिट हो जाएं। लेकिन देखें, यहाँ पर शादाब खान की परफॉर्मेंस पर भी सवाल उठ रहे हैं कि ऑलराउंडर हैं, वो बॉलिंग में कर लेते हैं तो बैटिंग में कुछ नहीं करते। मोहम्मद नवाज ने इंडिया के खिलाफ हमें एशिया कप में मैच जितवाया, उसके बाद मोहम्मद नवाज का बल्ला भी खामोश है। तो ओवरऑल मेरे ख्याल में डिसअपॉइंटमेंट है। लोगों की जो कल रात नाराजगी थी उसका इजहार जो जिस तरह उन्होंने किया वो मेरे ख्याल में मुनासिब नहीं था। लेकिन लोग जब प्लेयर्स को सरों पर उठाते हैं, एकदम से एक जीत के बाद उनको आसमानों पर पहुंचा देते हैं, तो उनका रद्द-ए-अमल फितरी है। मेरे ख्याल में टीम मैनेजमेंट को कहीं ना कहीं तो सोचना चाहिए कि हमसे गलतियां हो रही हैं। अगर इंसान गलती तस्लीम कर ले तो इसमें कोई बुराई नहीं है। बिल्कुल। अच्छा सिकू, लास्टली मैं कह रहा हूँ कि हमने जो परफॉर्म किया वो तो कर लिया, लेकिन ये सीरीज़ भी एक तजर्बा थी ना। इट वाज अ रन अप टू द वर्ल्ड कप। हमने सीखा होगा इंग्लैंड से, जिस तरह से वो खेलते हैं, मतलब उनकी विकेटें इधर से उधर होती रहें, उनकी रन बनाने की रफ्तार कम नहीं होती। क्या हमारी मैनेजमेंट और हमारी टीम, और अगर चले बाबर और रिजवान भी लीड करते हैं सारी सूरत हाल को, तो उन्होंने इससे कुछ सीखा होगा कि हाँ भाई ये भी तो देखो ये आजकल इस तरह की क्रिकेट होती है। नहीं, बिल्कुल सीखना चाहिए उनको। तो श्रीलंका से सीख लेना चाहिए था। अगर आपने दोनों श्रीलंका के मैच देखे हो या जो हमारे खिलाफ उन्होंने एशिया कप में खेले थे, वो यही रिदम के साथ लेके चल रहे थे। यही चीज हम बार बार कह रहे थे कि देखें ये रिदम बना के चलते हैं। तो मुझे सिर्फ ये बताएं कि वहाँ पर वो जो एक उन्होंने फॉरेन कोचेस रखे हुए, एक मेंटोर बुला के रखा है, मैथ्यू हेजन है शायद वो मेंटोर, जो इंग्लिश में उनसे बातें करता होगा। तो ये किस मर्ज की दवाएं, ये क्यों नहीं उनको बता रहे लड़कों को कि भाई ये रिदम लेके चलो, आप क्रिकेट खेल रहे हो, ये किस किस्म की क्रिकेट खेल रहे हो? 1950 की क्रिकेट है। मेरी बात सुनो, मिडिल ऑर्डर चल ही नहीं रहा ना सिकू भाई। पहले तो था मौका नहीं मिलता, अब तो कल मौका मिला और शुरू वाले दोनों पहले आउट हो गए, मगर फिर भी नहीं कर रहे। हम पहले हम कह रहे थे ये 7 मैच है, जिसको आजमाना है आजमा लो, मलिक को खिलाना है खिला लो, देख लो, जिसको खिला के देखना है देख लो। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है यहाँ पर कि आप नहीं खिला सकते। मगर जब आपने नहीं खिलाना तो नहीं खिलाना, खत्म होगी बात। इन्हीं लड़कों से आपने खेलना है, जाएं खेलें, मगर कम से कम अपना अप्रोच, जैसे आप कह रहे हैं, अपनी अप्रोच को चेंज करना पड़ेगा भाई। अट्रैक्टिव क्रिकेट खेलें। अगर बाबर और रिजवान 10-12 ओवर खेल लेते हैं तो उसके बाद फिर वो कट लूज हो जाए, वो शुरू हो जाए मारना, ताकि वो एवरेज तो मेंटेन करें। वो एवरेज अगर आप मेंटेन नहीं करेंगे तो फिर कुछ नहीं होगा। विकेट गिरने का डर ऐसा मुझे लगता है दिल में बैठ गया है कि आगे फिर कोई T20 को भूल जाते हैं कि T20 है। मतलब विकेटें संभाल के क्या कर लेना है हमने? 20 ओवर में तो बारी खत्म ही हो जानी है ना। ये नहीं समझ आता है कि विकेटें संभाल के घर ले जाना है क्या। अच्छा जी, साथ ही आपको फॉर पीपल हु वांट टू नो जी मोर अबाउट क्रिकेट, तो जल्दी से बता दें कि विमेंस का भी क्रिकेट जो है एशिया कप वो हो रहा है इस वक्त, और पाकिस्तान बांग्लादेश का मैच है, और फील्डिंग का फैसला किया है पाकिस्तान ने आफ्टर विनिंग द टॉस। ये लें जी, तस्वीर भी आपके सामने आ गई है। दिस इज व्हाट इज हैपनिंग एज वी स्पीक। तो हमने कहा ये जरा आपके साथ शेयर चलें जी। क्लोजिंग रिमार्क, अगर एक एक लाइन आप लोग दोनों कुछ कहना चाहें, देन वी विल वाइंड अप। हम ये बस दिल के फपोले जितने फोड़ने थे फोड़ दिए। और ये उसके बाद बात हुई है, जब हमने सुबह डिसाइड किया था हम बात नहीं करेंगे। जी जी जी, क्विकली भट्टी साहब। जी मेरा ख्याल है अब्दुल्ला के पाकिस्तान को सिक्कू भाई जो बात कर रहे हैं, बिल्कुल अब तब्दीली की कोई गुंजाइश नहीं है। लेकिन पाकिस्तान को अपनी अप्रोच और सोच तब्दील करने की ज़रूरत है। ये सोचना है कि भाई T20 क्रिकेट 120 गेंदों का खेल है। अगर आप बहुत ज़्यादा गेंदें ज़ाया करेंगे और 1970 की तर्ज की क्रिकेट खेलेंगे तो फिर हम दुनिया की बड़ी टीमों को कम्पीट नहीं कर। जी सिकू भाई क्विकली एक लाइन।
कोचेस को चाहिए और जो मेंटोर हैं उनको बता दें, रिजवान और बाबर को, कि आपके वो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 होने से हमें कोई नहीं है, हमें वर्ल्ड कप में अच्छी परफॉर्मेंस देनी है। आप नंबर 1, नंबर 2 के घर चले जाते हैं हंसी मजाक करते हुए, मगर असल चीज है परफॉर्मेंस और टाइटल। एक तो हम एशिया कप नहीं जीत सके, कम से कम वर्ल्ड कप में एक अच्छी परफॉर्मेंस दे दें। चले जी, बहुत शुक्रिया। लेकिन सर्टनली मैं कहता हूँ रिजवान और बाबर की पर्सनल इंडिविजुअल परफॉर्मेंस पे हम, मेरा ख्याल है कि बाकियों के आगे तो कुछ ना ही बात करें तो अच्छा है। टेकिंग अवे फ्रॉम द फैक्ट कि मेहनत तो करते हैं, मतलब तभी तो नंबर 1 नंबर 2 है, ऐसे तो नहीं बन गए नंबर 1। लेकिन इंडिविजुअल मेहनत के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। नंबर 1 नंबर 2 दे आर नंबर 1 नंबर 2। ब्रेक लेनी है। को याद दिला दें कि आज ही अक्टूबर की 3 तारीख है और दुनिया भर की तरह अक्टूबर का महीना जो है वो ब्रेस्ट कैंसर से आगाही के तौर पर मनाया जाता है। छाती का कैंसर ख़वातीन में पाया जाने वाला सबसे आम मर्ज है, लेकिन बदकिस्मती से इसके बारे में सबसे कम बात की जाती है और नो पॉइंट्स फॉर गेसिंग कि क्यों कम की जाती होगी, ख़ासतौर पे हमारे मुल्क में। जबकि आपको ये भी बता दें कि एक रिपोर्ट के मुताबिक सालाना 50,000 पाकिस्तानी ख़वातीन ब्रेस्ट कैंसर की वजह से मौत के मुँह में चली जाती हैं, जो कि एशिया में सबसे ज़्यादा तादाद है। जबकि मतलब हमारे यहाँ ही ऐसा क्यों होता है? जबकि ब्रेस्ट कैंसर के सालाना 90,000 नए मरीज सामने आ रहे हैं। ब्रेस्ट कैंसर का मुकाबला करने के लिए पहला कदम यह है कि इस मर्ज से आगाही दी जाए और इस मर्ज की तशखीस अगर जल्दी हो जाए तो यू कैन गेट इट ट्रीटेड एंड आप एक नॉर्मल सेहतमंद ज़िंदगी बकिया अपनी गुजार सकते हैं। और इसीलिए हमारा काम होता है कि हमने आपको इन्फॉर्मेशन देनी है, आगाही देनी है, और इस सिलसिले में पिंक रिबन जियो टीवी के ताउन से हर साल अक्टूबर का पूरा महीना छाती के कैंसर की थीम के साथ मनाया जाता है, ताकि ना सिर्फ इस मर्ज के बारे में आगाही दिलाई जा सके, बल्कि मैं कहती हूँ कि कीमती जानें जो हैं उनको भी बचाया जा सके, क्योंकि कहते हैं कि अगर इसकी तशखीस पहले हो जाए तो ये सबसे ज़्यादा ट्रीटेबल क्योरेबल कैंसर भी हो सकता है। इसका प्रोग्नोसिस बहुत अच्छा है। सो इस हवाले से पिंक रिबन के CEO उमर आफ्ताब साहब हमेशा की तरह आज भी हमारे मेहमान हैं। आपको पता है लाहौर में पिंक रिबन अस्पताल भी बन रहा था जो अब मुकम्मल हो चुका है, और कितने अरसे से वी वर फॉलोइंग अप दिस वेरी हॉस्पिटल, द कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस हॉस्पिटल, और हमें लगता था जैसे मतलब हम इस सारे प्रोसेस में साथ साथ हैं, जिसकी तस्वीर भी आप टीवी पे देख रहे हैं। सो दिखाएं जी साथ साथ। और उमर साहब खुश आमदीद एक मरतबा फिर से। हम सबसे पहले तो ये जान लें आपसे कि आपने इतनी कोशिश की है ओवर द ईयर्स इस कॉज को आगे बढ़ाने में, आपको फ़र्क नज़र आता है गुज़श्ता सालों के मुकाबले में अब आज 2022 में जब हम बात कर रहे हैं? देखिए, तो थैंक यू वेरी मच। अब जियो को तकरीबन कोई इट्स बीन 10 ईयर्स जियो जो है वो पार्टनर है हमारी कैंपेन के साथ। अच्छा, फ़र्क सिर्फ अभी इतना पड़ा है कि हम इस इशू पे बात करना शुरू हुए, क्योंकि जब से ये कैंपेन शुरू हुई तो शुरू के तो बहुत सारे साल अब इस इशू पे बात करना ही ऑलमोस्ट एक इम्पॉसिबल चीज़ थी, और एक ऐसी चीज़ जिससे कि हज़ारों कीमती जानें बचाई जा सकती हैं सिर्फ अवेयरनेस से, और अगर उस पर बात ही ना की जा सके तो फिर तो कहीं स्टार्टिंग पॉइंट ही बहुत मुश्किल था। तो एटलीस्ट मैं ये कहता हूँ कि हम अभी पॉइंट 0 पे आए हैं माइनस से, कि हम इस इशू पे बात हो रही है। आज आपके साथ बात हो रही है, अक्टूबर में आप जनरली कुछ एटलीस्ट बात होनी शुरू हुई है, लेकिन जितना बड़ा ये इशू है, हर 9 में से एक खातून पाकिस्तान में ब्रेस्ट कैंसर के रिस्क पे है, यानी जिसका मतलब ये है कि पाकिस्तान में 1 करोड़ से ज़्यादा ख़वातीन ब्रेस्ट कैंसर के रिस्क। हमारे यहाँ क्यों है ज़्यादा तनासुब? लेकिन ये अभी कोई एक ऐसी चीज़ तो हम नहीं मेडिकली प्रूव कर सके, लेकिन जो हमारी ईटिंग हैबिट्स हैं, जो केमिकल्स, पेस्टिसाइड, जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड, जैसे हम चिकन यूज़ कर रहे हैं, जिस शक्ल में हम दूध का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। अच्छा, और फिर जो एक और अलार्मिंग चीज़ जो कि पूरी दुनिया से पाकिस्तान में डिफरेंट है, वो ये है कि हमारे यहाँ यंग गर्ल्स आर बीइंग डायग्नोज्ड विद ब्रेस्ट कैंसर। पूरी दुनिया में जो एवरेज एज है वो 55 साल है, पाकिस्तान में जो एवरेज एज है वो 35 साल है, और उससे ज़्यादा हम ये देख रहे हैं कि यंग बच्चियाँ 17, 18, 19 की एज में उनको ब्रेस्ट कैंसर हो रहा है, जो कि एक बहुत अलार्मिंग और अनयूजुअल है, इसको इंटरनेशनली देखते हैं। तो इसलिए इसके ऊपर बात करना। अच्छा, फिर अभी तक तो हम पिंक रिबन का जो पूरा फोकस रहा पिछले 20 साल में, वो हम अर्ली डिटेक्शन की बात करते रहे, लेकिन अब हम इस वक्त प्रिवेंशन की बात कर रहे हैं, क्योंकि अब मेडिकल साइंस ये बता रही है कि 40% कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर जो है वो प्रिवेंटेबल है विद लाइफस्टाइल चेंज। कैसे?
मतलब जैसे कि जो कुछ हम ऑर्गेनिक खानों की तरफ हम खा रहे हैं, बिल्कुल हमें इसके ऊपर अच्छा। और इसमें भी फिर ये है कि जनरल बिल्कुल हम जितनी मर्ज़ी कोशिश करें तो हमें बग़ैर केमिकल के और इन सारी चीज़ों के जो फूड है वो मिलना अभी भी एक बहुत मुश्किल, मतलब एक एफ़र्ट करनी पड़ती है, एफ़र्ट करनी पड़ती है। तो उसके लिए बल्कि अभी हम एडवोकेसी कर रहे हैं फूड जो अथॉरिटीज़ के साथ भी, क्योंकि देखें दुनिया में जैसे FDA ने, EU ने बहुत सारे ऐसे केमिकल्स और प्रिजर्वेटिव्स, एडिटिव्स जो प्रूवन है, जो कैंसरस हैं, वो बहुत अरसे से बैन कर दिए हैं, वो आज भी पाकिस्तान में यूज़ हो रहे हैं। तो वो अभी हमें कुछ चीज़ों को तो स्ट्रेटेजिक लेवल पे देखना है, क्योंकि जब तक हम उनको बिल्कुल बेस से बंद नहीं करेंगे तो शायद एक आम जो पाकिस्तानी है वो शायद उसके असर, लाइफस्टाइल में वर्जिश भी, जी एक्सरसाइज अच्छा। फिर मेंटल हेल्थ, क्योंकि मेंटल हेल्थ अब हम ये देखते हैं कि पिछले 2-3-4 साल में पहले कोविड की सिचुएशन रही, अब ये फ्लड्स की सिचुएशन, कोई ना कोई डिज़ास्टर वन आफ्टर अनदर। मेंटल हेल्थ, क्योंकि मेंटल हेल्थ जो है उससे आपका इम्यून सिस्टम वीक होता है। जब आपका इम्यून सिस्टम वीक होता है तो आपके ऊपर मुख्तलिफ बीमारियां जो हैं वो अटैक करती हैं। तो इसलिए ये एक जो पॉजिटिव इसमें एक मैसेज अब ये है कि अगर हम प्रिवेंशन को फोकस करें तो ये जो बहुत सारा जो अलार्मिंग सिचुएशन है पाकिस्तान में, इससे शायद बचा जा सकता है। अच्छा, ये तो खैर प्रिवेंशन की बात हो रही है। अगर अर्ली डिटेक्शन की भी अगर थोड़ी सी बात कर लें और जितनी अवेयरनेस फैलाई जाती है, आई एम श्योर इससे 100-fold ज़्यादा करनी चाहिए। लेकिन इससे कोई फ़र्क पड़ा है? मतलब अब वो झिझक, वो शर्म, पहले तो बात ही नहीं होती थी ना इस चीज़ पे, क्या बात हो रही है स्पेशली इन रिलेशन टू द हॉस्पिटल? देखिए बिल्कुल हमने ये देखा कि कुछ पॉइंट्स में जो अब पेशेंट सिम्टम के साथ हॉस्पिटल्स में आ रहे हैं, जैसे पहले तो था कि एवरेजली कोई 70% ख़वातीन 3rd स्टेज ऑनवर्ड रिपोर्ट करती थी। तो अब बिल्कुल हमने देखा। अच्छा, और एक जो पॉजिटिव चीज़ है वो ये है कि हमने ये देखा है कि जो यंग बच्चियाँ जो हैं उनमें ख़ास तौर पर, मतलब जैसे हम अपनी हेल्पलाइन पे भी देखते हैं, डिफरेंट हॉस्पिटल्स में भी देखते हैं कि जो यंग बच्चियाँ हैं वो ज़रा थोड़ा सा ज़्यादा कॉन्शियस हैं, अवेयरनेस भी आ गई है और वो एक कॉन्फिडेंस भी है टू टॉक अबाउट इट। तो ये एक पॉजिटिव चीज़ है। लेकिन स्टिल फिर अब हमें ये देखना है कि देखें हमारी 25 करोड़ की आबादी है, तो आया उसमें कितने मेमोग्राम फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, कितने ट्रीटमेंट सेंटर्स अवेलेबल हैं। सो वो अभी ब्रेस्ट कैंसर से ज़िंदगियाँ बचाने के लिए आई थिंक एक लंबा सफ़र जो है अभी भी। लेकिन चलें, गुड न्यूज़ है कि एटलीस्ट इस पे बात हो रही है। अच्छा जी, लाहौर में पिंक रिबन अस्पताल अब बन चुका है, लेकिन फिर भी पिंक रिबन को अस्पताल को मुकम्मल फ़ाल करने में, एज एन ट्रीटमेंट यहाँ शुरू करने में आपके बहुत ज़्यादा फ़ंड्स दरकार हैं। सो इसके लिए प्लीज़ पिंक रिबन की वेबसाइट है, फेसबुक पेजेस है, वहाँ जाके डोनेट कर सकते हैं, जितना भी दिल खोल कर डोनेट करना चाहें इस कॉज के लिए। तो जितने पैसे ज़्यादा हों उतने ही कम हैं। एब्सोल्युटली उमर आफ्ताब साहब, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस एंड फॉर डूइंग व्हाट यू आर डूइंग, क्योंकि हर साल हमारी आपसे बात होती है और आप बहुत अच्छा हमें अपडेट भी करते हैं कि प्रोग्रेस इसमें क्या हुई है। और हम ये करते रहेंगे अक्टूबर भर में। बात ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। मुल्क में सैलाब आए, अब आपको याद ही होगा कि 1 महीना हो चुका है, ऑलमोस्ट 8 वीक्स जो हैं वो हो चुके हैं। और लेकिन मुतासरा इलाकों में अब तक पानी जो है वो खड़ा है, जिसकी वजह से मुतासरा इलाकों में बीमारियां जो हैं वो वबाई सूरत इख्तियार कर रही हैं, जिसका ऑब्वियसली एक वार्निंग भी थी, हम बता भी रहे थे, लेकिन अब वो हो चुका है, जिसमें गैस्ट्रो, मलेरिया, डेंगी, स्किन यानी जल्दी जो इमराज हैं वो भी शामिल हैं। खाने पीने और दीगर ज़रूरी सामान की भी शदीद किल्लत है, जिसकी वजह से मुख्तलिफ शहरों में मुजाहरे भी होना स्टार्ट हो गए हैं। ऑब्वियसली व्हाट कुड वन एक्सपेक्ट। और अब आपको पता है कि मौसम बदल रहा है, बिल्कुल बहुत से ऐसे इलाके हैं जहाँ बदलना शुरू हो गया है। दादू के सैलाब मुतासरा इंडस हाईवे NH55 में अब तक पानी नहीं निकाला जा सका है। कराची से पिंडी तक ट्रेन सर्विस कल जुज़वी तौर पर बहाल हुई है। सैलाब से मुतासरा इलाकों में मकीनों के सफ़र का वाहिद ज़रिया जो है वो अब कश्ती रह गई है। लेकिन इस कठिन वक्त में सियासी जमातें आप देखें तो माशाल्लाह जल्द से जुलूस आप देख लें या प्रेस कॉन्फ्रेंसेस देख लें, कहीं से आपको लगता है कि इस मुल्क में इतनी बड़ी आफत आई हुई है? मतलब कहाँ से आपको मुख्तलिफ जलसों के मनाजिर, एरियल फुटेजेस देख के, बयानात सुन के या
ऑडियो रिकॉर्डिंग्स के चर्चे सुन के या मरासलों पे सियासी बयानात सुन के या हुकूमती नुमाइंदों की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन के कहीं से लगता है वही मुल्क है जिसमें एक सैलाब आया हुआ है और जहां अपीलें हो रही हैं दुनिया से कि जी हमारी मदद करो, लेकिन हम खुद क्या कर रहे हैं वो मेरा ख्याल है कि सारों को बड़ी अच्छी तरह पता है। लेकिन ऑब्वियसली हमारी एक पूरी कोशिश है कि हम इस बात पे बात भी करते रहें, आगे भी देते रहें कि जहां बेहतरी हो रही है वो भी बताएं, जहां नहीं हो रही है और वो भी बताएं। हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट्स आर आउट इन द फील्ड। मोहम्मद खालिद आज हमें बता रहे हैं रिपोर्टिंग फ्रॉम मीरपुर खास, वहाँ का क्या हाल है। सैलाब और बारिशें ख़त्म हुए 2 माह से ज़्यादा अरसा गुजर गया है, लेकिन सैलाब मुतासरीन की परेशानियां अब तक ख़त्म नहीं हुई हैं। ये अब तक बेसरो सामानी के आलम में सड़क किनारे हज़ारों ख़ानदान खैमों में बसे हुए हैं, पनाह लिए हुए हैं, लेकिन उनके लिए कोई सहूलत मैसर नहीं है। खाना तो दूर की बात, साफ़ पानी के लिए भी बहुत से मसाइल हैं और उन्हें मिल नहीं रहा। खाना कहीं शिकायत है, खाना एक वक्त मिल रहा है, अद्वियात की किल्लत है, अद्वियात और डॉक्टर्स ना होने के बराबर हैं, बीमारियां फैल रही हैं, लेकिन हुक्काम को इस तरह तवज्जो देने की फुर्सत नहीं है। ज़िलाई हुक्काम की जानिब से हमें बार बार ये बताया जा रहा है कि जी 47,000 अब तक राशन बैग मीरपुर खास ज़िले में बांट दिए गए हैं। मुतासरीन में 1.5 लाख मच्छरदानियाँ बांट दी गई हैं और तकरीबन 8,000 से ज़ायद खैमे बांट दिए गए हैं, लेकिन जिस जगह पर जाएं शिकायत हैं कि ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। खैमों में लोगों से बात करते हैं, सड़क किनारे जो लोग पनाह गज़ीन हैं कई अरसे से उनसे बात करते हैं, तो वो उनकी शिकायत, उनकी जो आहो वज़ारियाँ हैं वो ज़िलाई हुक्काम के दावों से मैच नहीं कर रही हैं। बहुत शुक्रिया मोहम्मद खालिद। लेकिन यही तो सवाल है कि 1.5 लाख मच्छरदानियाँ और जो चीज़ें जो बांटी गई हैं, हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट भी बता रहे हैं ये गई किधर, क्योंकि लोग कहते हैं उनको कुछ नहीं मिल रहा। मेरी बात सुने, इतना बड़ा स्केल है इस तबाही का, तो यू मीन टू से करोड़ों लोग मुतासर हैं, तो वो आटे में लिटरली नमक से चलें ज़्यादा कर लें उतनी ही इमदाद है। मतलब वज़ीर आला सिंध ऑन रिकॉर्ड कह चुके हैं, या तो ना दावे हो रहे हो कि बहुत कुछ कर लिया, वो कह रहे हैं ज़रूरत तो 20-25 लाख की है। 20-25 लाख में अगर 1.5 लाख चला गया है तो कहाँ मिलना है किसी को। तो फिर मैं यहाँ ये भी प्ली करूँगी और हम सारों के लिए, वी आर ऑल इंक्लूडेड इन दिस, कि अपने जो भी आप पैसे देना चाहते हैं एड, अपनी हर महीने का थोड़ा सा चंक निकाल के रखें, बिकॉज ये एक दफ़ा देने वाली बात नहीं है। ये सिलसिला तो चल रहा है और बहुत बुरे हालात हैं। मतलब ये आपके नजरों के सामने और क्या पता है क्या, ये हमारे हम वतन है, हमारे इर्द गिर्द हैं, हमसे सवाल होगा। ये वन टाइम नहीं होने वाला, ये हमें वी हैव टू इसको पे जाफराबाद हम चलेंगे अभी। जाहिद बलोच हमें वहाँ से सूरत हाल बता रहे हैं ताज़ा तरीन। जी, जाफराबाद, नसीराबाद, सोबतपुर के कई इलाकों, मुरादली, डेरा अल्लाह यार, गंदा खाब, कीर्थर के बैरून और केटल फार्म के इलाकों में अब भी सैलाबी पानी मौजूद है, जहां पर ज़िला इंतज़ामिया के अलावा गैर सरकारी और फलाही इदारों की जानिब से इन सैलाब मुतासरीन की मदद का सिलसिला जारी है। तो ताहम कई इलाकों डेरा अल्लाह यार, केटल फार्म और गंदा खा में सिंध बलूचिस्तान के सेफला कनाल पर बैठे हुए सैलाब मुतासरीन हुकूमती मदद न मिलने की दुहाई देते नज़र आते हैं। ये सैलाब मुतासरीन गुज़िश्ता 40 रोज़ से मुख्तलिफ सड़कों और नहरों के पुश्तो किनारे पर पनाह लिए हुए हैं। शुक्रिया जाहिद बलोच। और बहुत मुश्किल है, मतलब ये जो हमें दिखा भी रहे हैं ये लिटरली कभी कभार हमें लगता है जो हम महीना पहले देख रहे थे ना विजुअल्स, ये एग्जैक्टली वही वाले हैं, बिकॉज पानी खड़ा है। जब पानी नहीं उतरेगा तो चीज़ें क्या होंगी। और वो जो हम बात कर रहे थे ना दैट ये जो मदद है, जो हेल्प है, वो चलती रहनी है, क्योंकि अभी उनके हॉस्पिटल्स बनने हैं, उनके क्लिनिक्स नहीं हैं, उनके स्कूल नहीं हैं। दे लिटरली नीड कि उनकी जिंदगियां रीबिल्ड की ये चीज़ें तो बहुत अभी बाद में आएंगी। मतलब अब आप सोचिए कि 1 महीने एक पानी एक जगह खड़ा रहे तो वो तो चलता फिरता, मतलब वो आपका हैजर्ड, मतलब हेल्थ हैजर्ड क्या, लाइफ हैजर्ड है वो। हाँ, वो तो है। 1 महीने आपका मील इलाका है और वहाँ बस पानी खड़ा है, तो आप सोचिए कि उस पानी कर दिया आपको ने क्या हशर करना है इंसानों का। तो लिहाजा वो अभी उधर ही है। तो मदद जो है वो चलती रहनी चाहिए। अगेन हम आपको यही आइडिया देंगे, एक छोटा सा चंक जो है, थोड़ा सा जितना भी आप कर सकते हैं उसको हर महीने के हिसाब से रखें, बिकॉज अलॉट इज़ नीडेड। और जो मौसम बदल रहा है ना, वो एक और डिजास्टर सिचुएशन है। आपने ज़कात निकालनी है, ज़कात निकालें। आपने वैसे चैरिटी करनी है, आपने सदका खैरात करना है, करें। और लिटरली ये नहीं है कि हम इन पे एहसान कर रहे हैं, ये हमारे लोग हैं, हमारे पे फ़र्ज़ है इनकी मदद करना। लिटरली बेशक। We'll see you in the second hour of Geo Pakistan. Stay with us. Predictions now. What's your prediction? 7 matches. What's your prediction?
Can I say of the 7? I think I have to say England will win. I think maybe you can be undiplomatic. Let me be balanced. Yeah. 4-3. 4-3 England. Yes. क्या मामला है भाई? कैसे हुआ था ये? है नहीं, नहीं मेरा ख्याल है कि इनका तुक्का लग गया है। जब ये इन्होंने कहा था ना तो हम उस वक्त इतने सुप्रीमली ओवर कॉन्फिडेंट थे क्योंकि हम वो ताज़ा चेस करके मैच जीते थे, तो हमने कहा था ना 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 ये तो 6-1 से हम ही जीतेंगे। तो मतलब इनसे तो हमें न्यूजीलैंड वाले टूर का भी पूछ लेना चाहिए था, और मुझे बहुत डर है अगर वो भी सही साबित हो गया जो भी ये प्रेडिक्ट करते हैं तो क्रिश्चियन टर्नर बाबा हो जाएंगे। हाँ, तो फिर इनको मुख्तलिफ टीवी चैनल अपने पैनल पे रख लेंगे और आप बताइएगा मैच से पहले फाल निकल पाएंगे। ओह वेल, अच्छा जब दिल टूटा हो ना, जब दिल टूट हो चुका हो तो फिर इस किस्म की बातें करके दिल को तसल्ली देनी पड़ती है, क्योंकि अभी भी हमें याद है कि हम जीते नहीं, तो उसकी सैडनेस जो है वो बरकरार है। अच्छा जी, कमिंग बैक टू द लेट्स कॉल इट अ पॉलिटिकल सर्कस जो अपने इर्द गिर्द आप देख रहे हैं, मतलब अवामी मुश्किलात क्या हैं, महंगाई है, बिजली के बिल हैं। कल बाय द वे आया एक और धचका, सदमा होता है ना बिजली का बिल आना, पे करना, फिर आपको पता ही है पेट्रोल की कीमतों में कुछ कमी हुई है, सो होपफुली उसका रिलीफ कुछ ट्रांसफ़र भी होगा आवाम तक। मतलब आप किसी भी दुकानदार से पूछ लें कि भाई ये पेट्रोल की कीमत कम हो गई है या दीगर चीज़ों की कीमत कम हुई है, तो जो कीमतें पेट्रोल की कीमत की वजह से बढ़ी थी वो नीचे आएंगी, तो वो आगे से कहते हैं कि जो कीमतें ऊपर जाती हैं कभी नीचे आती हैं। तो मैं कहता हूँ हम क्या हुक्मरानों से शिकवा करें, हम बहैसियत कौम कैसे हैं? बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन चूंकि आप पॉलिटिकल सर्कस की बात कर ही रहे हैं तो चलें आए उससे भी बात कर लेते हैं कि इमरान खान की ऑडियो लीक होने के बाद साइफर का मामला जो है एक मरतबा फिर मुल्की सियासत पर छाया हुआ है, और वफाकी काबीना ने फैसला कर लिया है कि साइफर को साजिश बनाने और कौमी मामलात से खेलने पर इमरान खान, साबिक वुज़रा और साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान को कानूनी एक्शन का सामना करना होगा, और इसके लिए काबीना से मंजूरी ली जा चुकी है, बल्कि ली जा चुकी है, जी बिल्कुल ली जाएगी। और वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह के मुताबिक हुकूमत अब मजीद इमरान खान को ढील नहीं देगी। सुने क्या कहा। कल जो है, कल कैबिनेट ने इस बारे में बड़ा फर्म फैसला किया है और इस मामले को पार्लियामेंट में भी उठाया जाएगा, और मुझे उम्मीद है कि बहस के बाद पार्लियामेंट जो है इसके ख़िलाफ़ आर्टिकल 6 का रेफरेंस दायर करने का फ़ैसला करेगी, और उस फैसले के बाद ये आदमी जो है ये अपने अंजाम को पहुँचेगा। अच्छा, आपको ये भी याद दिला दें, आप पानी पिए, कि 2 दिन पहले मरियम नवाज ने भी अपनी ही पार्टी की हुकूमत से बाय द वे शिकवा किया था कि वो इमरान खान के खिलाफ एक्शन क्यों नहीं ले रहे, और वो इस किस्म के वो कहती भी रहती हैं, मिसालें भी देती रही, बिल्कुल काफ़ी मिसालें भी दी, एंड शी वाज नॉट टू हैप्पी कि भाई अब कर लो, एक्शन लो। तो जिसके बाद हुकूमत जो है वो मुतहर्रिक हुई, और फिर जो हो रहा है वो आपके सामने। समझती हूँ कि जैसे ट्रंप के घर पे छापा मार के अमेरिकन्स ने उसके घर से ये जो सीक्रेट या सेंसिटिव डॉक्यूमेंट्स है वो बरामद किए थे, इसी तरह बनी गाला, जिसका असल नाम मनी गाला है, वहाँ पर भी रेड होना चाहिए राना साहब, वहाँ पर भी रेड होना चाहिए। वहाँ से आपको पता चलेगा कि वो साइफर की कॉपी किधर गई और जो असल मिनट्स थे वो क्या थे। अफसोस है कि तुम आज भी ये सब करने के बाद तुम आज़ाद फिर रहे, तुम पाकिस्तान की नई नस्ल से खिताब करने की करते फिर रहे, और ये शिकवा और ये गिला मुझे अपनी हुकूमत से भी है। मुझे ये मेरे जो अंकल्स हैं, भाई हैं, सब यहाँ बैठे हुए, मुझे इनसे भी गिला है, मुझे इनसे भी शिकवा है कि जो कानून के हाथ, जो गद्दार के गिरबान तक पहुँचने चाहिए थे वो नहीं पहुँचे, वो आज भी आज़ाद घूम रहा है। ओके अंकल्स। अच्छा, आपको अंकल्स पे एतराज़ है, वो इस स्पीच में चचा तो नहीं कह सकती थी ना, बिकॉज़ वो चचा मतलब चचा डजंट साउंड, इट डजंट फिट इन। सीनियर्स हैं, लीडर्स हैं, सो Where does uncle fit in this? अंकल है ना उनके। अच्छा जी, आगे चलें। मरियम नवाज को ये सब कहने का मौका इसलिए मिला है कि हुकूमत खान साहब के खिलाफ कार्रवाई से हमेशा आपको पता है इज्तनाब करती रही है। फॉरेन फंडिंग केस को देख लें, 2 अगस्त के फैसले में इलेक्शन कमीशन ने हुकूमत को पाबंद किया था कि वो फैसले की रोशनी में तहरीक इंसाफ के खिलाफ रेफरेंस दायर करे, लेकिन हुकूमत इसकी जुर्रत नहीं कर सकी। और इसी तरह सुप्रीम कोर्ट ने डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी की तरफ से दी गई रूलिंग पर इमरान खान और डिप्टी स्पीकर समेत दीगर को आइन शिकनी का मुर्तकब करार दिया था, लेकिन शहबाज हुकूमत उनके खिलाफ आर्टिकल 6 की कार्रवाई का हौसला नहीं कर पाई। ये कितना बड़ा क्वेश्चन मार्क जी, है। 25 मई को अदालती हुक्म के बावजूद डी चौक पर जाने पर इमरान खान के खिलाफ कोई कानूनी एक्शन
नहीं लिया गया। लगता यह है कि मरीम नवाज के ताने कुछ शायद काम कर जाएं। अब काबीना भी कार्रवाई के लिए तैयार हो गई है साइफर वाले मामले पे, लेकिन दूसरी तरफ इमरान खान हैं जो हुकूमत को चैलेंज पर चैलेंज दे रहे हैं। कल टैक्सला में उन्होंने फिर धुआंधार तकरीर की है, सुनिए। क्या आप माफ करेंगे उन लोगों को जिन्होंने इन टाकों को आने दिया? मेरी बहनों मुझे बताएं, क्या आप अपने चौकीदार को माफ करेंगे अगर आपके घर पे डाका पड़े और चौकीदार कहे मैं न्यूट्रल हूं? अब माफ करेंगे? अब वो इसहाक डार आ गया। जब तक इससे डील नहीं हुई और इसको ताकतवर हलकों ने इसको एनआरओ की डील नहीं दी, उन्होंने इसको दिलासा नहीं दिया कि फिक्र ना करो तुम्हें नहीं पकड़ा जाएगा, तब तक वो गीदड़ कभी नहीं आ सकता था पाकिस्तान। दूसरी दफा मेरे घर पुलिस भेजी है, बल्कि तीसरी दफा। ये बजाय ये धमकियां देने के पकड़ के जेल में डाल ही दो। अपनी हकीकी आजादी के लिए अपनी जान की कुर्बानी देने के लिए तैयार है। Alright. अच्छा जी, दूसरी तरफ वैसे इमरान खान साहब अपने बयानात में जिस तरह आपको पता ही है किन किन लोगों को तनकीद का निशाना बना रहे हैं, आपको माजी करीब या बईद में कौन सी मिसाल ऐसी नज़र आती है जब किसी भी लीडर को इतनी लिबर्टी दी हो और लिटरली इनके बयानात ऐसे होते हैं कि आवाम को उकसाया जाए, मतलब चौकीदार को माफ़ नहीं करना एट्सेट्रा एट्सेट्रा, यू नो हु इज़ ही टॉकिंग अबाउट। अच्छा जी, दूसरी तरफ शाह महमूद कुरैशी ने दावा किया है कि खान साहब ने मीटिंग में इशारा दे दिया है कि किसी भी वक्त आज़ादी मार्च की कॉल दी जाएगी और सब तैयार रहे भाई। हुकूमत की बौखलाहट का अंदाज़ा आपको होगा कि कल रात, और मैं कल ही इस्लामाबाद से आया, हमारा एक इजलास था सीनियर लीडरशिप का और उसमें मुल्क के सियासी हालात पर तबादला ख्याल किया गया और इमरान खान साहब ने एक इशारा दिया सीनियर लीडरशिप को कि वो किसी वक्त भी कॉल दे सकते हैं। चुनाचे पार्टी को और पार्टी के कारकुनों को पूरे पाकिस्तान में तैयार रहना चाहिए कि शॉर्ट नोटिस पर भी उन पर ये जिम्मेदारी डाली जा सकती है और उन्हें अपना किरदार अदा करना होगा। अच्छा जी, और साथ ही क्या नो अच्छा खैर हम बिल्कुल नहीं अब्दुल्ला की कोई बात सुनने वाले इस वक्त। और साथ ही आपको आपको बता दें कि बाकी जो पार्टी रहनुमा हैं उन्हें भी यही ऑब्वियसली तासुर मिल रहा है, हर जगह से यही बात हो रही है कि इस हफ्ते के दौरान खान साहब लॉन्ग मार्च की कॉल का वो अनाउंसमेंट जो है वो दे देंगे। वो कह रहे हैं जी तैयार हैं सारे लोग, बैग तैयार रखें, स्लीपिंग बैग्स एंड चने वने और खजूरें वजूरें और ये सारा कुछ, यू नो तैयारी तो यही हो। और क्या आप वफाकी वजीर मनसूबाबंदी हमारे एहसन इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ज़रा बात कर लेते हैं। एहसन साहब शुक्रिया, आपने वक्त दिया। एहसन साहब, अब सुप्रीम कोर्ट का डेप्यूटी स्पीकर रूलिंग वाला फैसला हो या फिर फॉरेन फंडिंग का रेफरेंस पर ऑप्शन हो या कुछ और हो, हुकूमत ने कुछ नहीं किया और हमने एक अभी आई एम श्योर आप सुन रहे थे पूरी फहरिस्त अभी सुनवाई है, लेकिन फिर मरीम साहबा शिकायत करती हैं तो इमरान खान के खिलाफ कुछ कार्रवाई ऐसा लगता है कि शुरू होने वाली है या हो गई है। आपको नहीं लगता कि ये काम पहले हो जाना चाहिए था, मतलब गैर ज़रूरी ताख़ीर? कितने मौके थे? देखिए, इस वक्त हमारे पेश नज़र इमरान खान साहब के बहुत सारे केसेस हैं जिन पर मुतल्लिका इदारे कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन हम नहीं चाहते कि उनके खिलाफ कोई ऐसा केस बने जैसा कि राना सनाउल्लाह साहब के खिलाफ एक जाली ड्रग को प्लांट करके केस बनाया गया था। हम नहीं चाहते कि उनके खिलाफ कोई ऐसा केस बने जैसा मेरे खिलाफ नारोवाल स्पोर्ट सिटी का बना था, या ऐसा कोई केस बने जैसा कि मरीम नवाज साहिबा को एक बेगुनाह के तौर पे केस में फ्रेम करके जेल में डाला गया और सज़ा दिलवाई गई। जो कानून के दायरे में तहकीकात हैं, जब वो मुकम्मल होंगी और मुकम्मल उसकी एविडेंस भी होगी, कानून के तकाजे पूरे होंगे, तो इनके खिलाफ कार्रवाई होगी। और मैं ये बात ज़रूर रिकॉर्ड पे लाना चाहता हूँ कि खान साहब ने बहुत सारी रेड लाइंस क्रॉस कर ली हैं। उन्होंने आइन को तोड़ा है, उन्होंने पार्लियामेंट की तौहीन की है, उन्होंने कौमी इदारों पर जिस तरह के हमले किए हैं वो नाकाबिले बर्दाश्त हैं किसी भी मुआशरे के लिए और किसी भी कानून के तहत। उन्होंने एक मुनज़्ज़म धांधली करवाई डस्का के अंदर और इलेक्शन कमीशन ने उसको पकड़ा, और हम ये भी उम्मीद करते हैं और इंतज़ार कर रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन उस धांधली के जिम्मेदारों का तयन करेगा। इसी तरह उन्होंने फॉरेन और ममनुआ फंडिंग की रेड लाइन क्रॉस की,
मुल्क दुश्मन लोगों से पैसे लेते रहे, खैरात के नाम पे पैसे लेते रहे और उससे अपनी जमात की तशहीरी मुहिम चलाई, इलेक्शन कैंपेन चलाई। ये सब कुछ रिकॉर्ड पे आ चुका है और इसके लिए जो इदारे हैं वो अपना काम कर रहे हैं। इसी तरह आप साइफर के साथ जो उन्होंने खेल खेला है, पाकिस्तान के जिस तरह से एक नाम नेहाद साजिश बना के मफादात को नुकसान पहुंचाया, इसकी 75 साल में कोई मिसाल नहीं मिलती। इसलिए उनके खिलाफ कार्रवाई ज़रूर होगी, कानून के दायरे में होगी, और जब कानून हरकत में आएगा तो वो जितना भी बड़ा जलसा करें, जो मर्जी शोर मचाएं, कानून ज़रूर उन पर फिर गिरफ्त करेगा। चलिए, तो आपने खुद एक प्रेसी दे दी कि कितने केसेस हैं जिसपे कितने ऐसी बातें हैं जिसपे केस कोई ना कोई तो बनते ही हैं। और अब तो ऑडियो लीक्स भी बीच में आ गया। तो ऑडियो लीक्स सामने आने के बाद राना सनाउल्लाह का कहना था कि कानूनी कार्रवाई नहीं बल्कि इमरान खान की सियासत ख़त्म करेंगे, लेकिन अब तो कार्रवाई पे वापस आ गई है बात। तो टारगेट क्या है इस चीज़ में? क्या खान साहब को सलाखों के पीछे देखना है या बस उन पे दबाव डालना है? मतलब वो तो कह रहे हैं कि मुझे डालो जेल में। हाँ, वो तो कह रहे हैं कि भाई आओ। वैसे वो साथ साथ ही अपनी बेल बिफोर अरेस्ट भी ले रहे हैं। बट आप क्या कहेंगे एहसन इकबाल साहब? देखिए, मकसद ये नहीं है कि खान साहब को सलाखों के पीछे धकेलना है या उनके खिलाफ कोई इंतकामी कार्रवाई करनी है। मसला ये है कि इस मुल्क में खुद खान साहब ही कहते हैं कि एक नहीं दो पाकिस्तान कबूल नहीं। पाकिस्तान एक ही होना चाहिए जिसमें वो कानून जो एक छोटे आदमी पे लगता है वो बड़े पे भी लगना चाहिए। अब खान साहब जब देख रहे हैं कि उनके गिर्द घेरा तंग होता जा रहा है, वो सारी गैर आईनी और गैर कानूनी कार्रवाइयाँ जिसके वो मुर्तकब हुए हैं और उनके लिए अब उनका मुआवजा करीब आ रहा है, तो उन्होंने जलसे जुलूस करके ये कहना शुरू कर दिया कि इमरान खान हमारी रेड लाइन है। रेड लाइनें तो वो बहुत सारी आइन और कानून की अबूर कर चुके हैं। तो इसलिए इस साइबर की तहकीकात का असल हदफ ये नहीं है कि किसी को जेल में डालना है या नहीं डालना। इसका हदफ ये है कि पाकिस्तान के कलीदी मफादात से इस तरह का घिनौना खेल खेलने की कोई मिसाल नहीं है कि एक शख्स ने न सिर्फ ये कि पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात को एक इम्तिहान में डाल दिया, बल्कि उसने पाकिस्तान की सारी डिप्लोमेसी को तबाह कर दिया। आज पाकिस्तान का हर सफीर 10 दफ़ा सोचता है कि मैं साइफर में क्या लिखूं, लिहाजा वो मजबूर होगा कि एक प्रेस रिलीज की तरह की कोई खबर बना के भेज दे। पाकिस्तान के सफारतकारों से मिलने वाला किसी भी दूसरे मुल्क का कोई सफारतकार 10 दफ़ा सोचेगा कि मैं इनके साथ क्या बात करूं, पता नहीं मेरी ये किस बात का क्या बतंगड़ बना देंगे। तो खान साहब ने जो नुकसान किया है वो नाकाबिले तलाफी है और इसके लिए ज़रूर हम तहकीकात करेंगे। अच्छा, चलें, तहकीकात तो आप करेंगे। अब ये साइफर वाला मामला भी शुरू हो गया है तो बज़ाहिर इस पर तफ्तीश भी सर्टनली होगी, मगर सर अब ये तफ्तीश हो ही रही है लगे हाथों कि जनाब इन्होंने किस तरह मुल्क की सालमियत को नुकसान पहुँचाया इस साइफर से खेल ने के चक्कर में। ये सरकारी लोगों के बरक्स अगर इमरान खान साहब की ख्वाहिश को भी मद्देनज़र रखते हुए जुडिशल कमेटी या कोई कमीशन बना लें तो इसमें क्या एतराज़ है? मतलब आप लोग तो कह ही चुके हैं ना कि साइफर तो आया था मगर उसमें कोई साजिश नहीं थी, तो बना लें फिर कोई जुडिशल कमीशन। देखिए, दो बातें हैं। पहली बात तो ये कि खुद इमरान खान साहब ने सुप्रीम कोर्ट को इसके बारे में जुडिशल कमीशन बनाने के लिए ख़त लिखा था, और अगर आज तक नहीं बना तो इसका मतलब है कि खुद सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं मुनासिब समझा कि ये बात तहकीक की जाए या इसमें कोई मज़ीद तहकीक की गुंजाइश है। और फिर आपने देखा कि जो डिप्टी स्पीकर का मुकदमा था जिसमें उन्होंने अदम एतमाद की रूलिंग को मनसूख किया था, उसके फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने वाज़े तौर पे लिखा है कि इमरान खान साहब की हुकूमत कोई ऐसा सबूत पेश करने में नाकाम रही है जिससे वो कोई उसको सीरियसली कंसिडर कर सकें कि कुछ साजिश थी। फिर आप ये देखिए कि साजिश की तहकीकात कौन करेगा? साजिश की बिल आखिर तहकीकात या इंटेलिजेंस एजेंसीज करेंगी या हमारे फौज के इदारे करेंगे या हमारी वजारत खारजा करेगी। वजारत खारजा ने भी कहा कि उस साइफर में कोई साजिश का जिक्र नहीं। तमाम सर्विसेज चीफ जो कि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में है, उन्होंने कहा कि किसी किस्म की कोई साजिश का उसमें शायबा भी नहीं है। इसी तरह पाकिस्तान की जो इंटेलिजेंस की एजेंसीज हैं, चाहे वो ISI है, MI है, IB है, सब ने नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में तस्दीक की कि किसी किस्म की कोई साजिश नहीं है। तो आप मुझे बताइए कि जब आपकी इंटेलिजेंस एजेंसीज कह रहे हैं कोई साजिश नहीं है, आपकी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में मुसल्लह अफवाज के सरबराहान कह रहे हैं कोई साजिश नहीं है, आपकी वजारत खारजा कह रही है, सुप्रीम कोर्ट कह रही है, तो अब फिर खान साहब की तसल्ली कौन कराएगा? क्या खान साहब किसी गैर मुल्की एजेंसी से तहकीकात कराना चाहते हैं?
क्या वो अक़वाम मुत्तहिदा से तहकीकात कराना चाहते हैं? वो क्या चाहते हैं? ये सिर्फ एक खेल है जो वो खेल रहे हैं और लोगों को बरगला रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका एहसन इकबाल साहब। वैसे मतलब अल्टीमेटली तो हमारी इंटेलिजेंस इदारों ने ही बताना होता है ना कि साजिश है या नहीं है। नहीं तो वो तो बता चुके हैं। नवाज शरीफ के केसेस वाले मामले भी आपको याद है कि किन किन लोगों को शामिल किया गया, तो यहाँ तक तो वही लोग, यहाँ पे तो वही लोग कह चुके हैं कि कोई साजिश नहीं है, तो मान ले मेरा ख्याल है। खैर अभी हम अच्छा तजियाकार अतर काज़मी साहब हमारे साथ हैं। अतर काज़मी साहब, बिल आखिर अंदरूनी दबाव का असर जो है वो आ गया और हुकूमत ने फैसला कर लिया है कि खान साहब और उनके साथियों के खिलाफ जो है वो कार्रवाई होगी। आप समझते हैं कि इस बार हुकूमत जो है वो एक्शन लेने में संजीदा है या फिर फॉरेन फंडिंग केस हो जाए पहले, तोशा खाना जैसे इश्यूज पर शोर मचाकर चुप हो जाएंगे और वो रिवायत जो है वो बरकरार रखेंगे या एक्चुअली कुछ होगा? देखिए, हुकूमत तो कह रही है कि तहकीकात हम करवाएंगे, ऑडियोज आई हैं उनके ऊपर। ऑब्वियसली अगर हुकूमत तहकीकात करवाना चाहती है तो ज़रूर करवाए और पीटीआई इसके ऊपर एक तरह से एतराज़ कर सकती है, लेकिन देखें तहकीकात इन्हीं एजेंसियों के थ्रू होगी, FIA के थ्रू होगी, ठीक है वो करवाएं। अगर बाद में पीटीआई को कोई मसला होगा तो वो अदालत में भी जा सकते हैं। लेकिन बड़ा इशू ये है कि ये सारे मसाइल तो काफ़ी दिन से चल रहे हैं। देखें साइफर का मसला भी आप देख लें, खान साहब भी उसके ऊपर बार बार कहते रहे कि उसके ऊपर भी तहकीकात होनी चाहिए, और उसके बाद अब ये जो ऑडियोज आई हैं उनके ऊपर भी तहकीकात होनी चाहिए। और इन सारी चीज़ों से देखें, मुझे जो एक चीज़ ज़्यादा लगती है, प्रॉब्लम सम लगती है, प्रॉब्लमेटिक लगती है कि देखें वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब हों या इमरान खान साहब, वो कौन लोग हैं जो इनकी ऑडियोज़ रिकॉर्ड करते हैं और रिलीज़ कर देते हैं। तो इसके ऊपर भी तहकीकात होनी चाहिए कि जनाब ये किधर से ये ऑडियोज़ आती हैं। बाकी क्या ये इसको पहुँचाएंगे किसी अंजाम तक, मुझे नहीं लगता। ये पॉइंट स्कोरिंग हो रही है सियासी, थोड़ा अर्सा इसके ऊपर शोर पड़ेगा, उसके बाद ये इधर ही बैठ जाएंगी चीज़ें इसी। अच्छा, अब ये बता दीजिएगा अतर साहब के आपने कहा ये थोड़ा सा शोर मचेगा फिर चीज़ें बैठ जाएंगी। इमरान खान साहब हुकूमत के ख़िलाफ़ आखिरी कॉल देने वाले हैं प्रॉब्ली इसी हफ्ते। अब हुकूमत जाने के बाद हमने देखा उनकी मकबूलियत में इजाफा भी हुआ, लेकिन अब यह है कि पेट्रोल की कीमत भी कम हुई है, रुपया भी कुछ मजबूत और मुस्तहकम हो रहा है, हो सकता है महंगाई को भी फ़र्क पड़ जाए। तो आपको और ऑडियो लीक्स भी फिर इनकी आ रही हैं, खेलेंगे और अपनी मर्ज़ी, जो आज़म खान साहब कहते हैं कि मिनट्स तो मेरे हाथ में है ना, वो मैं कर लूँगा मैनेज। तो इनकी पोजीशन वैसी ही है जैसी फ़ौरन हुकूमत जाने के बाद थी। ये अब फैसला उसी तरह से हुकूमत पर वार कर सकेंगे आपको लगता है इस आखिरी कॉल में? देखिए, ये हुकूमत की ख्वाहिश तो हो सकती है कि इमरान खान के बयानिए को डैमेज हो गया इस किस्म की किसी ऑडियो से, या डॉलर नीचे आ गया और हुकूमती दोस्त इस तरह का तासुर दे रहे हैं कि डार साहब आ गए हैं तो डॉलर डर गया है। कुछ तो मेरे ख्याल में वो जज्बात में आके यहाँ तक उन्होंने कह देना था कि अमेरिका अब डॉलर भी डार साहब से पूछ के छापेगा, बल्कि डॉलर के ऊपर डार साहब की तस्वीर छपेगी। मसला ये है कि पेट्रोल यहाँ पे हम 150 रुपए का लेते थे जब खान साहब की हुकूमत थी, अब आपने 100 रुपया बढ़ा के उसमें से 12 रुपए कम कर दिए। तो अवामी शऊर की इतनी भी तौहीन अच्छी नहीं है इस हुकूमत की जानिब से। आप ये समझते हैं कि आप आवाम से अभी भी 60-70 रुपये एक्स्ट्रा ले रहे हैं और इसके ऊपर आवाम बगलें बजाएंगी और आवाम खुश होंगी। यही हालत बिजली की है, यही हालत दीगर चीज़ों की है। तो खान साहब की जो इंश्योरेंस पॉलिसी है ना, वो इस हुकूमत की गवर्नेंस है। जब तक ये लोग इसी तरह गवर्न करते रहेंगे, मुझे नहीं लगता कि उनकी मकबूलियत कम होगी। खान साहब की मकबूलियत के साथ साथ इन लोगों की जो जिसे आप कह सकते हैं कि गैर मकबूलियत है, वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। बहुत शुक्रिया आपका। आपने कहा जी ये लोग गैर मकबूल है, लेकिन आपको पता ही है अतर काज़मी साहब, ये इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी होगी कि हम पेट्रोल की कीमत फिर इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में वो पेट्रोल की कीमत पर जो सब्सिडी दी थी वही तो गले पड़ी थी। उसी की वजह से रोल ऑन इफेक्ट जो हो रहा है सब कुछ वो हो ही रहा है। मतलब वो एक बड़ा फैक्टर था, पाकिस्तान को IMF प्रोग्राम डील हो गया था, आपको पता ही है। सो इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी पे तो हम ज़रूर आवाज़ उठाएंगे। साइफर कहाँ है? वो इमरान खान साहब ने ARY को इंटरव्यू दिया था तो वो कह रहे थे कि वो पता नहीं कहाँ है, मतलब वज़ीर आज़म हाउस वाली कॉपी वो कह रहे थे पता नहीं कहाँ है। हाँ, बट उनको नहीं पता, मतलब उन्हीं के ज़माने में वो कह रहे थे हमें नहीं, वो अब ज़रा नहीं तो अब वो क्या गायब है? आई मीन दीज आर द थिंग्स दैट बेग सम क्वेश्चंस कि क्या हो रहा है। हम ब्रेक ले लें। अच्छा जी, वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग वंस अगेन। बाज़ औक़ात होता है ना कि इंसान ज़िंदगी में ज़िंदगी की दौड़ धूप में इतना बिजी हो जाता है कि जो उसका पैशन होता है ना, एक तो वो ब्रेड एंड बटर के लिए कर रहा होता है, ठीक है, एक होता है उसका पैशन जो अंदर कहीं छुपा होता है, दबा होता है, उसको टाइम दे पाता है लेकिन उतना टाइम नहीं दे पाता जितना अगर वो शायद देता तो आज किसी और मकाम पे होता। लेकिन कोई बात नहीं। अहमद, वेलकम टू जियो पाकिस्तान। अच्छा लग रहा है हमें आपका गाना, लेकिन पहले ये बता दें कि आप अहमद वहाब शाह कहें आपको या AWS के नाम से आप ज़रा ज़्यादा मशहूर हो रहे हैं?
आप AWS कह सकती, क्योंकि गाना आपने AWS के नाम से लगाया, लेकिन हाँ मेरा जो AWS stands for my name, अगर कोई मुझसे पूछता है यार ये AWS का क्या मतलब है, तो AWS stands for अहमद वहाब। जबरदस्त। अहमद, आप कहाँ बिजी हो गए? मतलब आप 15 साल पहले शुरू हुए थे, MTV IM और वो सारा सिलसिला भी हमें मालूम है, लेकिन उसके बाद फिर क्या हुआ? बस उसके बाद ये हुआ कि मैं जो हूँ पाकिस्तान से बाहर चला गया, और मैं पाकिस्तान से 10-12 साल बाहर था। वहाँ पे भी म्यूजिक में इंसान रहा या मतलब, लेकिन आप इतना ज़्यादा कुछ कर नहीं पाते। फिर काम के सिलसिले में वहाँ पे था। फिर मैं रिसेंटली 2-2.5 साल पहले वापस आया। जब वापस आया तो मैंने डिसाइड करा कि क्यों ना वापस जाया जाए, क्योंकि इट्स अ पैशन, राइट? वो कभी मरता नहीं है। तो 15 साल पहले आप बेसिकली आपके मोटिव्स डिफरेंट थे म्यूजिक करने के लिए, अब आपके मोटिव्स डिफरेंट है। अब नाउ यू डू इट फॉर योरसेल्फ। तो ये था बीच में जो टाइम पीरियड था। तो हाउ डू यू मतलब ये आपने जो कहा है देन यू डू इट फॉर योरसेल्फ, सो इज इट रियली फॉर योरसेल्फ? बिकॉज 15 सालों में हमारी म्यूजिक जो है सीन वो एक सॉर्ट ऑफ एन इंडस्ट्री भी बन गया है, बड़ा ग्रो कर गया है, बड़े नए लोग, डिफरेंट काइंड ऑफ जॉनरास, म्यूजिक, म्यूजिशियंस, ये सारी चीज़ें तब्दील हो गई हैं। डू यू प्लान टू बी अ पार्ट ऑफ इट, या फिर ये लिटरली आपका अपना पैशन है जिसके लिए आप ये कर रहे हैं फॉर योरसेल्फ? अच्छा देखिए, म्यूजिक सीन तो काफ़ी बदल गया है, लेकिन जो म्यूजिक इंडस्ट्री है पाकिस्तान में वो नहीं खड़ी हुई। पाकिस्तान में सिर्फ एक कोक स्टूडियो है जो कि सब आर्टिस्ट को एक प्लेटफॉर्म देता है कंसिस्टेंट बेसिस पे। म्यूजिक इंडस्ट्री जो है वो बदली इसलिए बिकॉज डिजिटली अब आपको कोई टीवी चैनल नहीं चाहिए अपने आप को प्रमोट करने के लिए। आप जाएं, अपना वीडियो बनाएं, आप यूट्यूब, इंस्टाग्राम और इन चीज़ों के ऊपर जाके अपने आप को आप प्रमोट करते रहें। सो देखिए, म्यूजिक इंडस्ट्री तो आपकी एक्चुअली पीछे चली गई, बिकॉज पहले आपके चैनल्स होते थे, ARY द म्यूजिक था, IM आया, MTV था। अब कौन सा म्यूजिक चैनल है आप मुझे बताएं? कोई म्यूजिक चैनल नहीं है। अब यूट्यूब के ऊपर अपने लोग जो है वो अपना गाना निकालते हैं। स्पॉटिफाई आया, स्पॉटिफाई जो है वो, लेकिन उसकी जो बेस है वो बड़ी छोटी है, 2-2.5 मिलियन आपके सब्सक्राइबर्स है, बट आई थिंक वो एक बड़ी अच्छी चीज़ है पाकिस्तान के लिए। अब ये जो गाना भी आप सुन रहे थे नींद में, ये मैंने कोई 2 हफ्ते पहले रिलीज करा था। तो अभी ये स्पॉटिफाई का एल्गोरिथम चलता है कि जितने लोग सुन रहे होते हैं तो वो लिस्ट में जाता है। तो अभी ये उनकी रॉक की लिस्ट है, पाकिस्तानी रॉक, उसमें नंबर 7 पे डेब्यू करा, तो वो मेरे लिए एक अचीवमेंट है। तो जो भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी उसके अंदर मैं उसको ऑफ कोर्स लूंगा, बट वो एक चीज होती है ना, कहते हैं कि आई विल डू इट माय वे। तो बस यही जवाब है आपको, आई विल डू इट माय वे। जो चीज़ मुझे सही लगेगी मैं करूंगा। बट तो इस दौरान अब अहमद, आप कॉम्पोजिशन भी खुद ही करते हैं, लिरिसिस्ट भी क्या आप खुद हैं, या आपकी कोई टीम है, कोई बैंड है? और हमने वीडियो में तो देखा ड्रम्स पे भी आप ही नज़र आ रहे थे, गिटार तो आप साथ बजा ही रहे थे गाना गाते हुए। सो यू विल डू इट योर वे, बट यू विल डू इट ऑल अलोन, या फिर आपके साथ हैं कुछ लोग एसोसिएटेड? एक्चुअली थैंक यू फॉर आस्किंग मी। एक्चुअली आई लाइक वर्किंग विद पीपल जिनको मैं आई लुक अप टू देम, क्योंकि मैं तो कोई इतना बड़ा म्यूजिशियन नहीं, मुझे तो शौक है, बट पाकिस्तान में बहुत टैलेंट है। तो इस गाने के अंदर फॉर इंस्टेंस कामी पॉल जो है उन्होंने ड्रम्स बजाए, ही इज वन ऑफ आवर बेस्ट ड्रम्स। राके ने, ही हैज हेल्प मी प्रोड्यूसर राके जमील इज आवर यंगेस्ट सितार प्लेयर, वो सितार रिफ भी उनकी है। शेरी खटक जो है, जो जिनका बैंड है काराकोरम, और जो उस पे CS में भी और उस पे काम करते हैं, उन्होंने गिटार्स के लीड गिटार इसके अंदर उन्होंने बजाया। खालिद जो आरो में होते थे उन्होंने इस पे बेस बजाई है। सो ये सब म्यूजिशियंस हैं जो मेरे ख्याल से जिनका स्टाइल मुझे बड़ा अच्छा लगता है, मैं उनको नाम भी है। Definitely you are you have talent, but you have also surrounded yourself with definitely talented musicians. तो प्लान क्या है? दिस इज ये सिंगल्स के तौर पे आप रिलीज किया करेंगे? Are you going to, खैर एल्बम का अब इतना कोई दौर रहा नहीं है वैसे, लेकिन you do plan to you know push forward with your passion? बिल्कुल, प्लान यही है, बस गाने जब तक आई हैव समथिंग टू से गाने लिखूंगा, मैं रिलीज करूंगा। फैन बेस को अगर बढ़ेगी तो बहुत अच्छी बात होगी। इसके ऊपर बड़ी अच्छी रिस्पांस आई। मेरी फैन बेस जो है छोटी सी होती थी, वो 2 गाने मेरे रिलीज हुए, फैन बेस भी मेरी थोड़ी सी बढ़ गई इंस्टा पे और सोशल मीडिया के ऊपर। तो आई विल कंटिन्यू डूइंग दिस और फिर देखते हैं क्या होता है। नहीं, आई एम श्योर। और गाना पता है आपका साउंड बड़ा अच्छा कर रहा है, लेकिन एट द सेम टाइम ये आपने कहीं से कभी कुछ सीखा भी गाना, या बीच में आपको कोई मौका मिला, या आप अपने तय ही ये सब कुछ करते रहे?
तो इनिशियली मैं नापा गया था, जब जो आपका होता है वहाँ पे मैं 1 साल गया था। वहाँ पे मैंने कुछ कोर्सेज करे गिटार में, ऑर्केस्ट्रेशन वगैरह में। आमिर ज़की जो थे वो मेरे पहले गिटार टीचर थे सबसे पहले। तो मैं बड़े मुश्किल से उनके पास गया, गॉड ब्लेस हिज सोल। उन्होंने बड़ा इन्फ्लुएंस करा मेरी म्यूजिक को। फिर अभी रिसेंटली मैं NMA गया, विच इज़ नेशनल म्यूजिक एकेडमी लाहौर में। वहाँ पे जाके मैंने वोकल्स की क्लासेस लेनी शुरू करी। ये ईस्टर्न क्लासिकल वोकल्स क्या होते हैं, मतलब सुर क्या कैसे लगाया जाता है वगैरह वगैरह। और मैंने प्रोडक्शन की क्लासेस ली। मुझे बहुत शौक है प्रोडक्शन का, कि एक्चुअली कैसे आप गाना प्रोड्यूस करने का मतलब क्या है। गिटार उठा के तो हम म्यूजिशियंस बजा लेते हैं और वो बड़ी अच्छी अब चीज़ें भी हो जाती है, महफिल भी बन जाती है, बट प्रोड्यूसिंग इज समथिंग एल्स। सो वो साउंड कार्ड कौन सा हो, मॉनिटर्स कौन से हो, साउंड किस तरह कैप्चर करें, किस माइक से करें। एंड आई नो अ फ्यू पीपल इन द इंडस्ट्री, तो वो भी बड़ी मदद करते हैं। तो NMA अभी रिसेंटली a couple of months ago तक I was there। तो बीच में जो मुझे मौका मिलता है मैं करते रहता हूँ। बीच एक और मैंने ड्रम्स का कोर्स भी कर लिया। तो बस जिस चीज़ के ऊपर थोड़ा सा फोकस आ जाए। यू हैव अ गुड साउंड और आपकी अंडरस्टैंडिंग भी हमें बड़ी अच्छी नज़र आ रही है। कोई डुएट, कोई कोलैबोरेशन, बिकॉज दिस इज आल्सो वन वे ऑफ गेटिंग एक हर सिंगर चाहेगा, हर आर्टिस्ट चाहेगा रिकॉग्निशन, फीचरिंग समवन, बिल्कुल फीचरिंग समबडी। तो कुछ इस किस्म के कोलैब्स भी आपके कुछ ज़हन में है, मेकिंग है? अभी मेरा नाम तो इतना हुआ नहीं कि कोई AWS फीचरिंग करे। समवन फीचरिंग AWS शायद हो जाए, बट मेरा बिल्कुल इरादा है, बिल्कुल इरादा है। देयर आर अ कपल ऑफ पीपल जिनका आपने शायद नाम नहीं सुना हुआ, ब्यूटीफुल वॉइसेस, एंड उनके साथ बिल्कुल मेरा इरादा है कोलैब करने का। देयर वाज अ सॉन्ग आई रोट बहुत पहले, इट वाज कॉल्ड कराची, क्योंकि हूँ मैं कराची से, एंड आई वांट टू रीमेक दैट सॉन्ग विद अ कपल ऑफ पीपल। एंड वो मैं इंशाल्लाह अगले 2-3 महीने के अंदर आई वांट टू रिलीज इट डिजिटली एज वेल। तो और अगली दफा स्टूडियो आइएगा प्लीज बिल्कुल, और फिर हम आपसे कुछ सुनेंगे जरूर। बहुत बहुत शुक्रिया अहमद वहाब शाह एंड बेस्ट ऑफ लक। ये मुझे अच्छी बात ये लगी कि अपने पैशन को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। इवन इफ यू एक्सेल इन समथिंग एल्स, आपका काम कहीं और लेके जाता है, ऑलवेज कम बैक टू इट। मतलब व्हाई नॉट, जरूर करें। और हमने 1-2 एग्जांपल्स आपको और ऐसे नेवर थिंक कि भाई अब क्या है, अब हाँ इट्स टू लेट, अब नहीं हो सकता। इट्स नेवर टू लेट। अच्छा जी, एक और चीज़ आपको दिखानी है हमने कि जीरो ग्रेविटी और फुटबॉल मैच। पहले तो इस 2 चीज़ों को इमेजिन करें कि जीरो ग्रेविटी उड़ रहे हैं आप हवा में, और साथ एक अदद मैच हो रहा है। जीरो ग्रेविटी तो मुझे शुरू में ना किसी कैफे का नाम था भी शायद यहाँ पे। जीरो ग्रेविटी? ग्रेविटी तो है, ये उसमें नहीं हो रहा, ये वाकई जीरो ग्रेविटी है। चलें आप बाकी। अच्छा, ये मैच खेला गया है कितनी फीट पर हुआ? 20,230 फुट की बुलंदी पर। हाँ जी, और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना डाला है। और ये मैच एक पैराबोलिक फ्लाइट में खेला गया है, जिसमें पोर्टुगल के लुइस फिगो भी हिस्सा ले रहे थे। सो लेजेंडरी। मैं सोच रहा हूँ कि ये जहाज के अंदर ये सारा माहौल बनाया हुआ है इन्होंने। हाँ, ये पूरा मेरा ख्याल है कैप्सूल टाइप उन्होंने बनाया हुआ है, और उड़ उड़ के किकें भी लग रही हैं। और इसमें गोल किसका हुआ होगा? हाथ से ही रख लो उड़ उड़ के। तो बट डिफरेंट चीज़ें हो रही हैं भाई दुनिया में। दुनिया कहाँ जा रही है, एक्सपेरिमेंटेशन हो रही है। वुड यू लाइक टू एक्सपीरियंस अ सिचुएशन जहाँ ग्रेविटी ना हो? इंटरेस्टिंग होगा ना, है ना? और फिर हम आपको देंगे चाय पीने के लिए उसी सिचुएशन में। और फिर जब मैं निकलूंगी वहाँ से तो चाय पूरी मेरे सर पे होगी। इधर से वो आपने देखा पानी का बबल जो आप देखते हैं स्पेस स्टेशंस की फुटेजेस, पानी का बबल उड़ रहा होता है, फिर वो हाँ, फिर उसको उस वहाँ ना जीरो ग्रेविटी में खाने पीने का भी तरीका कुछ और ही होता है। बट यस, टू आंसर योर क्वेश्चन, आई वुड लव टू एक्सपीरियंस दैट। ब्रेक के बाद मिलिए। अच्छा जी, मुल्क में एक बार फिर चंद दिनों से शिद्दत पसंदी के कई अफसोसनाक वाक़यात जो हैं वो सामने आ रहे हैं। पहले ख्वाजा सराओं की बात कर लेते हैं, जिनके बारे में इन दिनों कानून साजी जो है वो ज़ेर बहस है। मुशाहिदे में आया है कि ट्रांसजेंडर्स बिल पर इशूज़ के बाद ख्वाजा सराओं को दानिस्ता निशाना बनाया जा रहा है, और कई ख्वाजा सरा जो हैं वो कत्ल हो चुके हैं। दूसरी तरफ गिलगित बल्तिस्तान के लालक जान स्टेडियम में ख़वातीन के स्पोर्ट्स गाला पर मकामी उलमा ने एतराज़ उठाते हुए
पाबंदी का मुतालबा करती है। जिस स्पोर्ट्स गाला में सब कुछ हो सकता है, कॉन्सर्ट, सियासी जलसे, वहाँ ख़वातीन का ये खेलों का मुकाबला नहीं हो सकता, ठीक है। जिसमें मकामी खिलाड़ियों में शदीद तशवीश पाई जाती है। ये वाक़यात कम तो नहीं थे कि सिंध में वीडियो भी देखी है मैंने, मतलब अंदाज़ा लगाइए, तौहीन मज़हब का इल्ज़ाम लगाकर एक माजूर शख्स को कत्ल कर दिया गया है। और ये अफसोसनाक वाक़या मीरपुर माथेलों के गांव मोहम्मद सिद्दीक कुलोड़ में पेश आया। मुलजिम ने पहले मकतूल अब्बास कुलोड़ पर पेट्रोल छिड़क कर आग लगाई। उसने अपनी जान बचाने की कोशिश की, करीबी तालाब में छलांग लगा दी और वहाँ पर मुलजिम ने उसे पकड़ लिया और गोते दे देकर मार दिया। मतलब बेसिकली उसने मारना ही था, बेशक उसको आग लगा के मारो या डुबा के मारो। और आपको बताएं कि जिसकी बात हम कर रहे हैं वो पैदाइशी तौर पर दोनों बाजुओं से महरूम था। पता नहीं क्यों उसके वो पीछे पड़ गया था। पुलिस ने खैर मुकदमा जो है वो दर्ज करके मुश्तबा मुलजिम हसन कुलोड़ को गिरफ्तार कर लिया है। अच्छा जी, मीरपुर माथेलो से मलिक असलम हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट हैं, उनसे ज़रा जानते हैं। मलिक असलम, हमने वो वीडियो भी देखी है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, तो एटलीस्ट टिकटॉक पे मैंने देखी थी, वायरल है वो। क्या ये मामला हुआ? कौन शख्स था? दोस्त था इसका, रिश्तेदार था? कोई बैकग्राउंड पता लग सका है? अचानक से कैसे इल्ज़ाम लगा दिया, मार दिया इसको? जी, मीरपुर माथेलो के नवाही इलाके का ये अब्बास कलवड़ नाम का एक शख्स था जो दोनों हाथों से माजूर था। यहाँ पर एक लाल गरीब शाह का एक मज़ार है जहाँ पर ये रहता था, उसका ये मजावर था। यहाँ पर मोहम्मद हसन कलवड़ जो इसी के इलाके का बंदा है वो इसके पास आया और उसने उसके ऊपर जो है वो पेट्रोल डाल दिया, जिसकी वजह से उसने भागकर जो है अपनी जान बचाने के लिए करीबी एक तालाब था उसमें छलांग लगा दी। मगर जिस शख्स ने, मोहम्मद हसन कलवड़ नामी शख्स ने जब देखा कि ये तालाब में, तो वहीं जाकर इसको गला दबाकर और इसको पानी में जो है गोता देकर इसको जो है वो कत्ल कर दिया। वहीं पर जो है एक मकामी गांव का शख्स जो पहुंच गया, जिसने वहां पर वीडियो भी बनाई। इसी दौरान जो है वो पुलिस भी आ गई और पुलिस ने इस शख्स को जो है वो गिरफ्तार कर लिया है। ये अब लाकम में है और गिरफ्तार है। इसके लिए ये बताया जाता है कि जो ये मोहम्मद हसन कलवड़ है, सखर में ये एक मदरसे का तालिब इल्म है और डहरकी में भरचूंडी शरीफ है उसका ये मुरीद है और वहाँ पर ये सखर में अभी तक जो है वो दीनी जो है वो तालीम हासिल कर रहा है और वहीं पर है। बहुत शुक्रिया मलिक असलम। वी आल्सो स्टैंड करेक्टेड, इट इज़ कलवड़। ये जो हमने गलत नाम ले लिया था। अच्छा, एक और चीज़, लाहौर में जी फर्स्ट ईयर की तालिबा कॉलेज गई लेकिन वापस ना आई और 3 दिन गुजर चुके लेकिन लड़की का अभी तक कोई पता नहीं चला। अहले खाना का इल्ज़ाम है कि लड़की को कॉलेज के लड़के ने अगवा किया है और पुलिस के मुताबिक वालदा की मुद्दत में बेटी के अगवा का मुकदमा जो है वो थाना इस्लामपुरा लाहौर में दर्ज करवा लिया गया है और वुरसा ने इल्ज़ाम आयद किया है कि तालिबा को कॉलेज के ही एक लड़के ने साथियों की मदद से अगवा किया है, क्योंकि ये लड़का उस लड़की को अगवा करने की धमकियां अहमद फराज हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ज़रा बात करते हैं। अहमद फराज, मतलब 3 दिन हो गए हैं, माँ बाप के लिए तो 3 साल के बराबर हैं, क्या पता लगा अब तक? जी बिल्कुल जी, ये वाकया जो है ये बहुत पेचीदा नज़र आता है और इसकी वजह ये है कि ये जो बच्ची थी 17 साल की इसकी एज है, इसका भाई जो था वो इसको कॉलेज छोड़ के आया था, लेकिन बदकिस्मती से फिर वो वापस नहीं आई क्योंकि इसके जो वुरसा है उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया है कि इसको एक क्लास फेलो ने धमकी दी थी और उसी धमकी की वजह से इसको अगवा किया गया। इसके वालिदैन ने जो इल्ज़ाम लगाया है, जो वुरसा ने इल्ज़ाम लगाया है, उनका ये कहना है कि इसके कॉलेज का एक क्लास फेलो था, उसने उसको कहा था कि वो उसको अगवा कर लेगा और इस बारे में उन्होंने पुलिस को पहले इन्फॉर्म भी किया था, लेकिन पुलिस ने उसका तो मुकदमा दर्ज नहीं किया। लेकिन अब बदकिस्मती से उस लड़की को है अगवा कर लिया गया है और जिसका अभी तक कुछ पता नहीं चला। पुलिस ने इसका मुकदमा भी जो है वो एक नामजद और 4 नामालूम जो है वो क्लास फेलोज के खिलाफ दर्ज किया है, लेकिन अभी तक 3 रोज गुजरने के बावजूद इस लड़की का कुछ पता नहीं चल सका और उसके अहले खाना जो है उन्होंने इसका मुकदमा भी दर्ज करवा दिया और पुलिस की जो है मुख्तलिफ जो टीमें हैं, जिनमें खासतौर पर इन्वेस्टिगेशन है, CIA है और ऑपरेशन पुलिस जो है वो इस केस की तफ्तीश कर रही है, लेकिन अभी तक मगविया का कुछ पता नहीं। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। फॉलो अप लेंगे हम आपसे फिर दोबारा, कल मिलते हैं आपसे इंशाल्लाह।